Allahi wa barakatuhu. My name is Abdullah Munib Rahman, and today we are going to do another topic of our chapter number 5, hydrocarbons, which is the last topic of this chapter. And this the topic is benzene and its derivatives. So to begin with, what is benzene? In the book, it is defined as the simplest और एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे पास सबसे 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 सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब इट इज़ लाइक द मोस्ट बेसिक, द फर्स्ट एंड द लाइक द फोर मोस्ट, क्या कहते हैं, हमारे पास जो डिस्कवर हुआ था एरोमेटिक कंपाउंड, इट वाज बेंजीन। इट इज़ द सिंपलेस्ट और एरोमेटिक कंपाउंड। इससे सिंपल इससे ज़्यादा सिंपल एरोमेटिक आपके पास कंपाउंड कोई सा भी नहीं है जो कि एरोमेटिसिटी के सारी कंडीशंस को ओबे करता हो। व्हाट इज़ द लाइक द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन? तो आपको याद रखना है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन है C6H6। इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। इसके अंदर कोई वो वाला सीन नहीं होता है जैसे एल्केन के अंदर आप डबल कर दे कार्बन को, और एल्केन्स के अंदर आप डबल करके फिर +2 कर दे, और फिर एल्काइंस में डबल करके -2 कर दे। इसके अंदर द कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो एग्जैक्टली इक्वल। सही है। अच्छा, फ्यू मोर थिंग्स अबाउट बेंजीन आपको याद रखना है कि दैट इट इज़ अ कलरलेस, इसका कोई कलर भी नहीं होता। एंड अगर इफ़ यू टच बेंजीन ना, इट इज़ वेरी वेरी कार्सिनोजेनिक। व्हाट डज कार्सिनोजेनिक मीन? कार्सिनोजेनिक मीन दैट इट कैन कॉज कैंसर। तो इफ़ यू गाइज डोंट वांट एनी कैंसर, तो यू गाइज बेटर स्टे अवे फ्रॉम बेंजीन, क्योंकि अगर आपने उसको हाथ लगा लिया देन देयर आर हाई चांसेस दैट यू कैन गेट कैंसर। एंड इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल। अगर आप इफ़ यू इवन गिव इट अ स्पार्क ना, इट माइट लिट अप, बेंजीन माइट लिट अप एंड देयर वुड बी अ ह्यूज फायर। सही ना? सो इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। अच्छा, ये लिक्विड होता है, राइट? कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होता, बट टू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ बेंजीन यू गाइज नीड टू नो दैट इट इज कलरलेस, कार्सिनोजेनिक, हाईली इन्फ्लेमेबल एंड इट इज अ लिक्विड। अच्छा, अगर इफ यू फॉर एग्जांपल यू लिट अ स्पार्क ऑन इट, ऑलराइट, देन व्हेन इट वुड बर्न ना, इट बर्न्स विद ब्लैक फ्लेम्स। इट बर्न्स विद ब्लैक फ्लेम्स। ब्लैक फ्लेम्स क्यों आते हैं? क्या मतलब सर? वो तो सारी चीज़ें नहीं बेटा, सारी चीज़ें नहीं हो रही। कुछ के आग लगाती है, कुछ के इतना धुआं वगैरह नहीं आता, इसका पूरा काला धुआं आता है। काले धुएं को हम लोग इन केमिस्ट्री वर्ल्ड वी से दैट इट हैज़ अ सूटी फ्लेम। Sooty flame. Oh shit, I forgot to write black flames. Black flames. So black flames को हम लोग क्या कहते हैं? सूटी फ्लेम भी कहते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ द रीज़न कि लाइक इतना काला धुआं क्यों हमारे पास होता है जब व्हेन वी बर्न बेंजीन? बिकॉज द मेन रीज़न इज़ दैट इट हैज़ हाई कार्बन कॉन्टेंट। हाई कार्बन कॉन्टेंट, हाई कार्बन कॉन्टेंट का क्या मतलब बेटा? इसके अंदर कार्बन का ज़रा आप प्रोपोर्शन तो देखो, इट हैज़ 6 कार्बन्स। ये अगर आप इथेन में भी देखें ना, इथेन के अंदर 2 कार्बन होते हैं, इसके अंदर जब 6 कार्बन होंगे तो देयर विल बी हाई कार्बन कंटेंट, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ही ज़्यादा धुआं उड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कार्बन का ग्राफाइट एंड एवरीथिंग, दे जब भी हम उनको बर्न करते हैं इट बर्न्स विद बहुत सारा क्या कहते हैं फ्लेम, तो उसके साथ क्या कहते हैं धुआं वगैरह भी हमारे पास पूरा काला हुआ होता है। सो इट हैज़ 6 कार्बन, दैट्स द रीज़न इट बर्न्स विद सूटी फ्लेम। ऑलराइट नाउ, अच्छा, हमारे पास बेंजीन की डिस्कवरी एंड उसका स्ट्रक्चर एंड उसकी रेजोनेंस एंड इन सब चीज़ों के अंदर रोल ऑफ साइंटिस्ट बहुत बड़ा था। तो वी नीड टू नो कि हमारे पास कौन सा साइंटिस्ट क्या क्या काम करे। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले बेंजीन को आइसोलेट किसने करा था? इट वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय माइकल फेराडे। माइकल फेराडे कौन से साल में हुआ था? ये हुआ था इन 1825। 1825, सही है ना? अच्छा, सही है, जिसका आइसोलेट हो गया, सही है, पता चल गया कि भाई ये चीज़ बेंजीन है, सामने आ गई। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर किसने डिस्क्राइब करा? हु डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन? द स्ट्रक्चर वॉज सजेस्टेड, सबसे पहले तो सजेस्ट किया था हमें, द स्ट्रक्चर वॉज सजेस्टेड बाय, डज एनीबडी नो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट? एनी गेसेस? इट वॉज सजेस्टेड बाय केक्यूले। It was suggested by Kekule 40 years after the isolation of benzene in 1865। 1865 में हमने कैकुले ने इसका स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था। अच्छा, कैसे स्ट्रक्चर सजेस्ट किया था? ही सजेस्टेड दैट द बेंजीन हैड अ साइक्लिक हेक्सागोनल, वाज अ साइक्लिक हेक्सागोनल मॉलिक्यूल, मतलब कि वो साइक्लिक था, मतलब इट वाज लाइक इन अ सर्कल एंड उसका जो शेप था इट वाज हेक्सागोन। सही है ना? विद एन ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड, मतलब कि हर क्या कहते हैं जो हेक्सागोन था उसके एक लाइन पे क्या कहते हैं डबल बॉन्ड बनाना था, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, तो एक पूरा हेक्सागोन बन गया। अच्छा, हाउ डिड कैकुले डिस्कवर्ड दिस स्ट्रक्चर? बेसिकली हमारे पास कैकुले भाई एक रात को सो रहे थे, सही है ना, एक आग लगाई हुई थी और वो साइड में सो रहे थे, तो उनके ख्वाब में एक अजीब सा ख्वाब आया। ही सॉ, do you guys know what he saw? He saw the stupidest dream ever. He saw a snake chasing its own tail. अपनी ही एक सांप है, वो अपनी ही दुम का पीछा कर रहा है, इट्स ओन टेल until it grabbed it। सही ना? और उसने क्या कहता है वो पकड़ ली until it grabbed it। तो उसने क्या फॉर्म करा? उसने देखा कि एक क्या कहते हैं जो एक सांप है वो क्या कहते हैं अपनी अपनी ही दुम को क्या कहते हैं का पीछा कर रहा है। तो जब जैसे उसने पकड़ ली उसने देखा कि द बेंजीन इज सेम। बेंजीन इज सेम क्या कहते हैं, बेंजीन के अंदर भी क्या कहते हैं हमारे पास जो पूरा जो उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इट इज़ चेसिंग इट्स ओन क्या कहते हैं टेल थ्रू आउट इट्स स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं जब जब उसको स्टेबल आने के लिए इट इज़ जस्ट रेजोनेटिंग
इन अ साइक्लिक मैनर। अभी समझाता हूँ, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सही है ना। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक थे हकल भाई। हकल भाई ने जब इनकी कहानी सुनी, इनके ख्वाब की, तो उनको थोड़ा सा हुआ कि भाई ये सांप अपना पीछा क्यों कर रहा है। तो इस सांप ने अपने पीछे सांप अपनी दुम का पीछा करने को हकल भाई ने बोला। हकल गेव द टर्म रेजोनेंस। हकल भाई ने आए, उन्होंने कैकुले का खौफ सुना और उन्होंने बोला कि भाई ये तो रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्या होती है? व्हाट इज रेजोनेंस? व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस इज एडिशनल स्टेबिलिटी। अच्छा, नाउ यू गाइस डोंट नो, बट बेंजीन ना बहुत ही स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब क्या? इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है ना। कोई इलेक्ट्रोफाइल इसको आराम से आके अटैक कर सकता है, बट कुछ अगर आप इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करें ना, इट कैन नॉट बी एडेड। क्यों? क्योंकि इसका ये इट हैज़ बेसिकली डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सही है ना। इट बेसिकली हैज़ अ डी इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स मेड ऑफ डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, सही है ना। तो इसकी वजह से हमारे पास इट प्रोवाइड्स द बेंजीन मॉलिक्यूल विद एडिशनल स्टेबिलिटी। तो ड्यू टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हम लोग पहले थोड़ी रट्टे वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। सो टू बिगिन विद, हमें इसका मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन? तो आपको याद रखना है दैट इट इज 78 ग्राम पर मोल। 78 ग्राम पर मोल, सही है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन? इसका मेल्टिंग पॉइंट है 5.5 सेंटीग्रेड। अच्छा, अगर इसको आपको याद रखना है, जस्ट नो दैट बेंजीन ना, इट जस्ट स्टार्ट्स टू शिवर। ये ना इट स्टार्ट्स टू शिवर आफ्टर वाटर फ्रीजेस। वाटर का फ्रीज होता है, वाटर फ्रीजेस एट 0 सेंटीग्रेड, सही है। तो 5.5 सेंटीग्रेड कितना है? थोड़ा सा ही ज़्यादा है, सही है। तो इट स्टार्ट्स टू शिवर आफ्टर 0 सेंटीग्रेड और फिर 5.5 सेंटीग्रेड पे आके ये फ्रीज हो जाता है। तो और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो है 80 सेंटीग्रेड। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखें सर? ये भी रट्टे वाली चीज़ है? नहीं बेटा, कोई रट्टे वाली चीज़ नहीं, आप थोड़ा सोच के याद करो, सही ना। अब क्या कहते हैं, जब ये जल्दी फ्रीज हो जाता है तो क्या कहते हैं, इसको जो है जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। जल्दी गुस्सा आ जाता है तो जल्दी से कूल होने की कोशिश करता है। सो इट लूजेस कूल बिफोर वाटर बॉइल्स, सही है। जल्दी जब जल्दी ठंडा हो जाता है तो तभी जल्दी भी गर्म भी हो जाता है ये, सही है ना। सो इट जस्ट लूजेस कूल बिफोर वाटर बॉइल्स। वाटर बॉइल कब होता है? 100 सेंटीग्रेड पर, ये का बॉइल होता है 80 सेंटीग्रेड पर। सो इट बॉइल्स बिफोर वाटर बॉइल, सही है ना। अच्छा, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ बेंजीन? और हमें सर ये डेंसिटी पता होने की जरूरत भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो द डेंसिटी इज 0.88 gram per centimeter cube. Sir, why do we need to know this, the density of benzene? Because it is less dense than water. You guys need to know this. It is less dense than water. तो इससे क्या लेना देना? इससे लेना देना ये है कि जब अगर आपने बेंजीन को वाटर में डाल दिया तो it wouldn't sink. It would float. So it would float on water. क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1. It is less density than water, तो क्या कहते हैं? It would float on water. Alright? समझ में आया? Alright, so अच्छा, अब हम इनकी बात करते हैं solubility। Is benzene polar or non-polar? It is non-polar, so it is insoluble in water. कोई भी चीज़ non-polar होती है तो it is insoluble in water। तो इस वजह से we can call them, एक मैंने बहुत ही फन टर्म बताई है throughout the lectures, which is called that they are hydrohaters too। They are hydrohaters, सही है। अच्छा, अगर ये hydrohaters है तो who do they love instead? They love the organic club में भी एक स्किन को पसंद करते हैं। मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बता चुका हूँ। आई जस्ट वांट टू रीकैप। मैं ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे याद करवाना है वापस से कौन सी चीज़ों में डिजॉल्व हो सकते हैं। दे कैन डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, ईथर में डिजॉल्व हो सकते हैं, और एक और था क्लोरोफॉर्म में भी हो सकते हैं, राइट। इन सब में हमारे पास बेंजीन जो है डिजॉल्व हो सकता है, सॉल्युबल है। समझ में आया? सो ये सारी चीज़ें रट्टे वाली। अब हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, सही है ना। कॉन्सेप्चुअली पढ़ने के लिए फर्स्ट वी विल हैव टू डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है हमारे पास? हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे। बेंजीन के अंदर कार्बन कितने हाइब्रिडाइज हुए होते हैं, वो कैसे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाए होते हैं, कितना बॉन्ड एंगल होता है, कितनी बॉन्ड एंगल होती है, ये सब हम लोग ही पढ़ेंगे। सो टू बिगिन विद, हम इस कार्बन के अंदर कितने कार्बन है हमारे पास बेंजीन के अंदर? वी हैव 6 कार्बन्स, ऑलराइट। तो और हमारे पास उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हमें पता होना चाहिए कि इन द बेंजीन रिंग द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो एक कार्बन के पास कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे? वी नो दैट इफ द कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ईच कार्बन would have 3 sp2 hybrid orbitals,
सही है। अब ये तीन हाइब्रिड और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब ये इनका काम क्या है? दे आर बेसिकली इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग एंड देन फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है कार्बन, हमारे पास बेंजीन के अंदर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होती है। द फर्स्ट इज sp2 ओवरलैपिंग, sp2 ओवरलैपिंग, एंड द सेकंड इज sp2s ओवरलैपिंग। sp2 ओवरलैपिंग में हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग कैसे बनती है? सिग्मा बॉन्डिंग विद एडजेसेंट कार्बन्स। sp2 ओवरलैप होता है हमारे पास सिग्मा, जब हमारे पास सिग्मा बॉन्डिंग होती है विद एडजेसेंट कार्बन्स। जब दो कार्बन एक दूसरे के साथ अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो है एक sp2 ओवरलैप होगा एंड वी विल फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स। टू सिग्मा बॉन्ड इस तरह बनते हैं हमारे पास, क्योंकि कार्बन के बेसिकली दिस इज कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन के साथ ओवरलैप करा तो एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे ओवरलैप करा तो हमारे पास दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। सो इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्डिंग विद एडजेसेंट कार्बन्स एंड फॉर्म टू सिग्मा बॉन्ड्स। टू सिग्मा बॉन्ड्स इधर लिखता हूँ मैं, टू सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा सही है, ये तो हमारे पास हो गया sp2 ओवरलैपिंग। व्हाट इज sp2s ओवरलैपिंग? इट इज द सेम एज sp2 ओवरलैपिंग बट विद हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास जो है sp2s ओवरलैपिंग होगी। क्या मतलब सर, समझ ही नहीं आ रहा? मैं समझाता हूँ बेटा, कोई टेंशन नहीं होती है। सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे हमारे इस तरह लगे हुए होते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास होता है H, बेसिकली ये हमारे पास इसका एक होता है sp2, ये sp2 है एंड ये S है, यहाँ पे S है, सही है ना। यहाँ पे इन्होंने ओवरलैप करा, sp2s बॉन्ड बन गया, ऑलराइट, एंड देन वी हैव अ वन सिग्मा बॉन्ड। इधर हमारे पास कितना बनेगा? वन सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होता है और बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? अब ये सारी चीज़ें मैं आपको वापस से समझाता हूँ, वेट अ सेकंड, एंड आपको बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ भी समझ में आ ही जाएगी। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब अच्छा सही है, अब इसके अंदर sp2 ओवरलैपिंग और sp2s ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? सर समझा देगी ज़रा वापस से, मैं समझा देता हूँ। ये देखो, ईजी सा सीन है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास एक sp2 ऑर्बिटल है, ये भी हमारे पास एक sp2 ऑर्बिटल है। जब इन दोनों ने ओवरलैप करा तो हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास एक sp2 ओवरलैप हुआ, सो वी फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी ओवरलैप हो गया, यहाँ पे भी ओवरलैप होकर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी ओवरलैप होकर एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी ओवरलैप हो गया सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी ओवरलैप सिग्मा बॉन्ड। ऑलराइट, कितने हो गए? 6 सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया हमारे पास, 6 सिग्मा बॉन्ड इधर बन गए थ्रू व्हाट? थ्रू sp2 ओवरलैप, सही है ना। अच्छा, अब sp2s ओवरलैप समझा दे सर। बेटा ये देखो, दिस इज एन s ऑर्बिटल, दिस इज एन sp2 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। अब जब इन दोनों ने ओवरलैप करा, दे फॉर्म्ड व्हाट? दे फॉर्म्ड अनदर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे भी क्या कहते हैं? दे फॉर्म्ड अनदर सिग्मा बॉन्ड। ओ वेट अ सेकंड, इसको मैं मिटा दूँ इसी तरह। वेट अ सेकंड, आई जस्ट राइट इट हियर। यहाँ पे हमारे पास जो है एक यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, एंड यहाँ पे भी लास्ट में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हो गए हमारे पास? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स? 6 कार्बन के, 6 हाइड्रोजन के, हमारे पास कितना हो गए? 12 सिग्मा बॉन्ड्स। अच्छा ये सही है। अच्छा सर, अब हमारे पास मुझे बताएं इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड एंगल कितना है? बेटा दिस इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास बॉन्ड एंगल कितना होता है? ट्राइगोनल प्लेनर का, हाँ, ट्राइगोनल प्लेनर का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री, 120 डिग्री। अच्छा समझ में आ गया। अब हमारे पास जो है ना इस तरह का होता है थोड़ा स्ट्रक्चर, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है हमारे पास, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है, एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन जाता है। अच्छा, अब हमारे पास इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? क्योंकि हमारे पास आधे डबल बॉन्ड है, आधे सिंगल बॉन्ड है, तो हमारे पास की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी होगी अ मिक्स ऑफ बोथ कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अब हम जब कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की एक मिक्स बॉन्ड लेंथ लेंगे, इट वुड बी 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। 39 आर्मस्ट्रॉन्ग। सर ये तो वो कैसे हुई? बेटा आपको पता है एल्कीन की जो हमारे पास 1.34 होती है एंड हमारे पास एल्कीन की 1.54 होती है, तो हमारे पास जब इनको हम लोग थोड़ा सा मिक्स करेंगे तो वी विल गेट द मिनरल नंबर 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, अच्छा बॉन्ड एंगल कितना होगा हमने बोला? 120 आर्मस्ट्रॉन्ग। अच्छा ये सही है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा अब हमारे पास ना 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ईच कार्बन के अलावा हमारे पास 6 नॉन हाइब्रिड p ऑर्बिटल्स भी होते हैं बेंजीन के रिंग के अंदर। वो किस तरह होते हैं? अच्छा वो इस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं। ये देखिए ये किस तरह है? दीज आर परपेंडिकुलर, राइट, दीज आर परपेंडिकुलर, राइट। सो वी कैन से दैट दीज आर ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द सिग्मा बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या कहते हैं? ओरिएंट हुए होते हैं। तो दैट मीन्स दैट दे आर अनहाइब्रिडाइज्ड। तो अब ये लोग अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? दे फॉर्म पाई बॉन्ड्स थ्रू व्हाट? दे फॉर्म पाई बॉन्ड्स थ्रू साइड वाइज ओवरलैपिंग।
साइड वाइज ओवरलैपिंग कह लें या फिर पैरेलल ओवरलैपिंग कर लें, बट बेंजीन में हम लोग साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलेंगे। क्यों? क्योंकि दीज आर इन अ प्लेन, दीज आर बेंजीन इज अ प्लेनर स्ट्रक्चर। तो प्लेनर स्ट्रक्चर में दे ऑल द सिग्मा, ऑल द क्या कहते हैं हाइब्रिडाइज, ऑल द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन अ सिंगल प्लेन एंड ऑल द कार्बन आर इन अ सिंगल प्लेन। राइट, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास ये होता है। ये पर्पल लाइन जो आप देख रहे हैं ना, डॉटेड लाइंस, दीज आर ओवरलैपिंग, सही है ना। ऊपर पीजी ऑर्बिटल्स एंड ऑल, सही है ना। अच्छा, हर ऑर्बिटल में आपको याद रखना है देयर इज अ पाई इलेक्ट्रॉन इन एवरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, इन एवरी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हमारे पास टोटल कितने, हमारे पास डी लोग हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सही है। दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे डॉटेड लाइन से हमारे पास क्या हो रहा है, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी अनहाइब्रिडाइज ओवरलैपिंग, सही है ना, पीपी ओवरलैपिंग, राइट, सही है। अच्छा, अब हमारे पास कितने, हमारे पास मैंने डिस्कस करा हमारे पास 6 नॉन हाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो 6 डी लोकलाइज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, इनके अंदर आधे जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, हाफ आर लोकेटेड अबव एंड हाफ आर लोकेटेड बिलो द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। क्या कहा है मैंने, ये देखो, दिस राइट हियर, व्हाट इज दिस, दीज आर 2 प्लेन्स ऑफ हमारे पास जो है अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल्स के अंदर आधे जो है अबव है, 3 अबव एंड 3 बिलो। सर क्या मतलब, ये 3 दोनों तो सेम है बेटा, कैसे सेम है, लुक एट दिस, आई सेलेक्ट दिस एंड मैंने इसको इधर पुट कर दिया, देखो पूरा कंप्लीट हो गया, इट कंप्लीट्स अ होल हेक्सागन। लेकिन अगर मैं इधर करूँ तो आधा जो है इधर डबल बॉन्ड की जगह खाली है या फिर सिंगल बॉन्ड की जगह, व्हाटएवर यू गाइस वांट टू कंसीडर, खाली है। तो आधे ऊपर है एंड आधे बिलो है, सही। तो वी कैन से दैट हाफ ऑफ देम, वेट सेकंड, हाफ ऑफ द ऑर्बिटल्स, हाफ आर लोकेटेड अबव and half located below the plane, below the plane of sigma bond, sigma bonds की plane, सही। sigma bonds are in the middle and हमारे पास हाफ हमारे पास जो है ऊपर है एंड हाफ जो है हमारे पास below the sigma bond की plane है, ऑलराइट, सही है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हमारे पास किसकी हुई, आई फॉरगॉट टू मेंशन द साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ हमारे पास हुई 6 डी लोकलाइज्ड। डी लोकलाइज का क्या मतलब है, डी लोकलाइज का मतलब आपको पता होना चाहिए। डी लोकलाइज का मतलब होता है हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड, सही है। दे आर नॉट इंटैक्ट, दे आर नॉट स्टैटिक, दे आर डायनामिक, सही है ना, हमारे पास मूव होते रहते हैं, सही है। अच्छा, अब इन 6 डी लोकलाइज पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर वी नीड टू नो कि हमारे पास इसके अंदर होता क्या है। आई जस्ट डिस्कस है, हमारे पास हर ऑर्बिटल के अंदर एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, हमारे पास टोटल हो गए हमारे पास इन टोटल वी गॉट 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, सही है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब ये 6 इलेक्ट्रॉन्स करते क्या है, सो व्हाट दीज 6 इलेक्ट्रॉन्स डू इज, इसके अंदर ये लोग डीलोकलाइज हो जाते हैं थ्रू ओवर ऑल द 6 कार्बन एटम्स, पूरे 6 के 6 कार्बन के ऊपर दीज आर डीलोकलाइज। डीलोकलाइज मतलब दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड, दे मूव एट अ वेरी हाई स्पीड एंड दैट इज व्हाट मेक्स देम स्टेबल। सो द 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस are delocalized over all 6 carbon atoms। अब जब ये डीलोकलाइज हुए हैं तो दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये लोग क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जिसको व्हाट आई लाइक टू कॉल इज अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डोनट। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन डोनट, क्या मतलब सर, डोनट कहाँ से आ गया, देखो बेटा ये डजंट दिस लुक लाइक अ डोनट शेप, ये डोनट की तरह नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल डोनट की तरह लग रहा है। अच्छा, ये है क्या असली में, ये है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स, सही। अब ये लेकिन हो क्या रहा है, दीज आर रोटेटिंग, दीज आर रेजोनेटिंग, not rotating, these are resonating at a very very high speed that it becomes totally blurred, you can even see anything, any single electron, क्योंकि they are moving at a very high speed, they form a cloud, एक cloud form करते हैं, सही है। through what phenomenon, what did I just say, कौन से phenomenon की थ्रू ये cloud form करते हैं, they form it through resonance। अच्छा सर, ये क्लाउड तो फॉर्म हो गया, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाई डिड वी नीडेड टू इवन फॉर्म अ क्लाउड। हमें क्लाउड इस वजह से फॉर्म करना था बिकॉज अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी स्प्रेड हुई भी होगी पूरी थ्रू आउट द एंटायर मॉलिक्यूल, क्या कोई उसके अंदर आके ऐड हो सकता है, कैन एनीथिंग ऐड इजीली इन इट, नहीं, it would have a lot of energy and it would just keep them away, any sort of attack, any sort of addition attack away from it, सही ना। so क्या मैंने बोला, energy is spread across the whole molecule। अब आप नहीं, वैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू आस्क यू गाइस अ क्वेश्चन, इफ देयर इज अ टीम, सही ना, इज अ टीम स्ट्रॉन्गर और लाइक जस्ट वन गाय स्ट्रॉन्गर, सही है, जिसके पास दैट नोज ऑल द स्किल्स।
आई पर्सनली थिंक द टीम इज स्ट्रॉगर, सही है ना, क्योंकि जब हमारे पास पूरा क्या कहते हैं एवरीवन वर्क्स टुगेदर ना, सो एवरीथिंग वर्क्स आउट। तो इधर भी हमारे पास एवरीथिंग इज वर्किंग टुगेदर। हमारे पास ऊपर के तीन अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नीचे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म हो रहा है। तो एवरीथिंग वर्क्स एज अ टीम, एंड दैट्स व्हाई दिस होल मॉलिक्यूल बिकम्स एक्स्ट्रा स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल। एंड दिस इज द रीज़न कि हमारे पास जो है बेंजीन इज ऑल्सो वेरी अनरिएक्टिव एंड रेजिस्टेंट टूवर्ड्स एडिशन रिएक्शंस, सही है। अच्छा, अब जो मैंने पूरी कहानी बताई, इसका मकसद क्या था, हमें इससे हासिल क्या हुआ? इससे हमें हासिल हुआ कि हमें पता चल गया कि हमारे पास जो बेंजीन है उसका एक प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब? हमारे पास जो शेप है उसका एक हेक्सागोन है। एंड प्लेनर का क्या मतलब? प्लेनर का क्या मतलब है? बच्चों को प्लेनर का मतलब ही नहीं पता होता। बेटा बताता हूँ मैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। प्लेनर मीन्स, जब प्लेनर जस्ट मीन्स इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का क्या मतलब? भाई देखो, ये कार्बन, ये हमारे पास 6 कार्बन है, ये देखो, दे आर इन अ सिंगल प्लेन, एक सिंगल प्लेन में, राइट? दिख रहा है ना, बिल्कुल एक सिंगल प्लेन में, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई ब्रांच नहीं हुआ इस तरह करके, दे आर इन अ सिंगल प्लेन एंड दे फॉर्म अ परफेक्ट हेक्सागोन। तो हमारे पास बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास प्लेनर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, राइट? समझ में आया? अच्छा, नाउ अब हमें बात करनी पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अभी जो मैंने बताया ना पाई इलेक्ट्रॉन्स की। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स? हाउ आर दे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द मूवमेंट? दे आर डीलोकलाइज्ड, दे आर डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का क्या मतलब? अब तो मैं समझा के भी थक गया हूँ, अगर आपको नहीं पता तो जस्ट री वॉच द लेक्चर अगेन, सही है ना। डीलोकलाइज जो होता है, तो हमारे पास डीलोकलाइजेशन क्या करते हैं? हमारे पास इट प्रोवाइड्स द बेंजीन विद एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, सही है। अच्छा, सही है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दी विच मेक्स इट रेजिस्टेंट टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन, सही है ना, खत्म बात। अच्छा, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास बेंजीन का, वी नीड टू डिस्कस एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब मैंने आपसे डिस्कस करा कि हमारे पास ये ऊपर जो हमारे 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो नीचे जो है 3 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। सो जस्ट लाइक दिस, इसका कॉन्सेप्ट लेना आपको पता चलेगा कि वी हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इट इज बल्कि नहीं, हमें पता चलता है दैट क्या कहते हैं, बेंजीन जो है इट इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सॉरी इट इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब 2 स्ट्रक्चर्स ऐसे जो कि हमारे पास पूरी प्लेन को, बेंजीन को कवर करके हमारे पास एक क्या कहते हैं रेजोनेंस का मॉडल बनाते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इससे जो है हमें बताऊँ क्या होता है, इससे वी गेट द एक्चुअल स्ट्रक्चर कैलकुली सजेस्टेड अबाउट द बेंजीन। देखा हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे है, यहाँ पे डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है हमारे पास। तो हमारे पास जब ये दोनों को हम लोग इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड बनाएंगे, तो हाउ वुड इट लुक लाइक? इट वुड काइंड ऑफ लुक लाइक दिस। सॉरी, माई ड्राइंग स्किल्स आर नॉट दैट गुड राइट नाउ। इट वुड लुक लाइक दिस। ये इसके अंदर सर्कल क्या है? व्हाट डज द सर्कल रिप्रेजेंट? द सर्कल रिप्रेजेंट्स रेजोनेंस. The circle represents the resonance in the benzene का structure, so we can call this a resonance hybrid. Hybrid का क्या होता है? Hybrid is something that is formed of 2 things, सही है ना? So these are hybrid of 2 resonating structures of benzene, सही है। Now let's move on कि benzene के addition reactions होते हैं या नहीं। I've already wrote this down because it's total bullshit. I've already told you guys क्या होता है क्या नहीं होता। हमारे पास एडिशन रिएक्शन जो है दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू एडिशन। हमारे पास जो बेंजीन है इट इज़ वेरी रेजिस्टेंट टू एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ड्यू टू स्टेबिलिटी का क्या मतलब? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, सही है। इट हैज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो इट कीप्स एडिंग सब्स्टिट्यूएंट्स अवे फ्रॉम ईच अदर, कि वो उसके अंदर ऐड नहीं हो पाए। लेकिन इन अंडर सम कंडीशंस इट कैन अंडरगो एडिशन रिएक्शन अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस। वो हमारे पास सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस जो होती है दे आर वेरी एक्सट्रीम, इतनी एक्सट्रीम होती है कि हमारे पास इतने सारे रिएक्शंस हमें पता ही नहीं है हमारे पास जो डिस्कवर हुए अभी तक से। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 रिएक्शन डिस्कवर हुए, विच इज हाइड्रोजन एंड क्लोरीन हाइड्रोजनेशन एंड क्लोरीनेशन का रिएक्शन, सही है। हमारे पास अभी तक से सिर्फ ये 2 रिएक्शंस अभी तक से डिस्कवर है। सो लेट्स बिगिन विद डिस्कसिंग द फर्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग एक और नाम भी देते हैं, विच इज कॉल्ड कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज वी यूज अ कैटलिस्ट इन दिस हाइड्रोजनेशन। अच्छा सर, कौन सा कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं? बता देता हूँ बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग इस्तेमाल करते हैं निकल। अच्छा, और हम लोग टेम्परेचर कौन सा इस्तेमाल करते हैं? द टेम्परेचर वी यूज़ इज़ 200 सेंटीग्रेड। अच्छा, एंड प्रेशर हम लोग इस्तेमाल करते हैं 30 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट, सो लेट्स डिस्कस द रिएक्शन। ये हमारे पास जो है दिस राइट हियर इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल, और हमने इसका रिएक्शन करा दिया H2 के साथ। कितने H2 के साथ? 3 H2 के साथ, क्योंकि हमें 3 H2 अगर हम लोग निकाल देंगे हम इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, सही है। हम जब 3 हाइड्रोजन के अंदर ऐड कर देंगे हमारे पास क्या होगा? बेंजीन वुड लेट गो ऑल ऑफ इट्स पाई बॉन्ड्स। सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दिस हियर। हमारे पास पाई बॉन्ड्स हमारे पास कितने बन जाएंगे इससे? हमारे पास पाई बॉन्ड्स की पीपी की ओवरलैपिंग होगी, इट वुड फॉर्म 3 पाई बॉन्ड्स। सॉरी, हमारे पास जो है 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं हमारे पास बेंजीन के अंदर, इट फॉर्म 3 पाई बॉन्ड्स।
अच्छा सही है, 3 पाई बॉन्ड्स बनता है हमारे पास, तो वी कैन से हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं एंड 3 पाई बॉन्ड्स बनते हैं। तो इनका रेशियो कितना हुआ 4:1 फॉर एवरी 1 पाई बॉन्ड देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स। सही, ये रेशियो आपको याद रखना है। इन एमडी कैट हमारे पास पिछले साल भी इसका सवाल आया था, तो बच्चों को पता भी नहीं था, तो यू गाइस नीड टू नो दिस। सही है ना? ऑलराइट, बाय द वे दीस लेक्चर्स आर फॉर एफएससी स्टूडेंट्स, बट MD कैट में भी आपको इसकी बहुत ही यू वुड गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दिस। अच्छा, हमने इसके अंदर 3 एच ऐड कर दिए, सो इट वुड लेट गो ऑफ ऑल इट्स 3 बॉन्ड्स। 3 1 2 एक एच से इसका एक पाई बॉन्ड निकलेगा, राइट? सो इन इफ वी टेक बेंजीन एंड वी ऐड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 सेंटीग्रेड एंड 30 atm प्रेशर, व्हाट डू वी गेट? वी गेट दिस। क्या चीज़ सर? बेटा यही। क्या सर? ये बेटा ये मिल जाता है हमें। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन सर ये आपने पढ़ाया नहीं बेटा, साइक्लोएल्केन्स का लेक्चर जाके वापस देखो आप। आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? इसका स्ट्रक्चर इस तरह का है, CH2 CH2 CH2, इधर CH2 आ गया, इधर CH2 आ गया, एंड इधर भी हमारे पास CH2 आ गया। वेट अ सेकंड, सही है ना? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो मैं इधर वापस इसको पूरा ड्रॉ नहीं करूँगा, बट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। सही ना? हमारे पास पूरा एक हेक्सागोन बन जाता है ऑफ मीथेन ग्रुप। सही है ना? अच्छा, अब इसके अंदर डू यू गाइस कैन नोटिस व्हाट इज द चेंज फ्रॉम बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन? हमारे पास डिफरेंस के चाह रहे क्या? मैंने आपको क्या बताया? द बेंजीन लेट्स गो ऑफ इट्स पाई बॉन्ड्स, सो पाई बॉन्ड आर ब्रोकन, पाई बॉन्ड आर ब्रोकन। सही है। और क्या डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस है? बेंजीन का पूरा रिंग ही डिस्ट्रॉय हो गया, एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। अब ये हमारे पास हकल रूल भी फॉलो नहीं कर रहा, हमारे पास कुछ भी फॉलो नहीं कर रहा है एरोमेटिसिटी का, एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट। अच्छा, अब नाउ आई वांट टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें पता है कि हमारे पास जो बेंजीन है उसके अंदर 6 डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका ये हमारे व्हाट एल्स डू दे डू इन टर्म्स ऑफ एडिशन रिएक्शन? ये जो डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, दे मेक इट लेस रिएक्टिव, दे मेक इट लेस रिएक्टिव, then they make them less reactive to addition reactions। सही है ना? क्यों इतना लेस रिएक्टिव क्यों करता है और किसके कंपैरिजन में करता है? they make it less reactive to addition reactions than alkenes and alkynes, then alkenes and alkynes। क्यों? क्या मतलब? भाई पाई बॉन्ड है तो रिएक्टिव तो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये अनरिएक्टिव क्यों है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने इधर क्या लिखा हुआ है? व्हाट डिड आई राइट हियर? आई राइट हियर डीलोकलाइज्ड। हमारे पास जो एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं ना, एल्कीन्स एंड एल्काइंस होते हैं ना, सुनो बेटा बात। एल्कीन्स एंड एल्काइंस में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लोकलाइज्ड, मोर लोकलाइज्ड। अब मैंने आपको पढ़ाया था क्या कहते हैं, हाँ हमारे पास उधर क्या एल्कीन्स के अंदर भी दे आर मूविंग एट अ वेरी हाई स्पीड बट नॉट एज हाई एज बेंजीन। बेंजीन में दे आर वेरी डीलोकलाइज्ड। लेकिन हम और अगर हम उसके कंपैरिजन में एल्कीन एंड एल्काइंस होते हैं तो वो फिर भी हम बोलेंगे तो यार मोर लोकलाइज। सो अगर जब इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास मोर लोकलाइज वे होते हैं, दे मेक, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आर मोर लोकलाइज तो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, एंड गेम खत्म। आसानी का काम है हमारे पास, वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आराम से इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा एंड हमारे पास एडिशन रिएक्शंस हो सकते हैं इजीली। सही था? सो इट मेक्स देम easily accessible for an electrophile, for an electrophile, simple। अच्छा, लेकिन अगर हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब हमने बोला कि बेंजीन के अंदर हमारे पास क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? इट वुड बी डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक, डिफिकल्ट फॉर इलेक्ट्रोफाइल अटैक। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होगी, सो इट वुड कीप द इलेक्ट्रोफाइल आउट, राइट? समझ में आया? इलेक्ट्रोफाइल, आई थिंक आई एम यूजिंग द रॉन्ग टर्म है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, वी वुड कॉल इट सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को मैं एस से लिख रहा हूँ, राइट? एस है एक्सेसिबल फॉरेन सब्स्टिट्यूएंट। सही है? अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजनेशन में हम लोग कौन सा हैलोजन इस्तेमाल करें? लेट्स यूज Cl2। हम लोग Cl2 इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके लिए कंडीशन हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? व्हाट वी बेसिकली डू इज, हमें आपको याद होगा हमने पढ़ा था रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में हमारे पास थे 2 क्लोरीन ब्रदर्स, बहुत अच्छे भाई थे। सही, उनको हम उनके अम्मी अब्बू ने क्या करा? उनके अम्मी अब्बू ने उनके ऊपर क्या डाला? दे स्ट्रक देम विद यूवी लाइट। तो हम लोग भी इधर भी यही करेंगे। ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है, दिस इज द बेंजीन मॉलिक्यूल, and we will take 3 Cl2 molecules and we will struck those 3 Cl2 molecules with UV light। UV light के साथ हमने जब इनको स्ट्रक कर दिया in the presence or in the reaction in the benzene, हमारे पास एक अजीब सा कंपाउंड ऑब्टेन हुआ, जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास H लगा देते हैं, यहाँ पे भी H लगा देते हैं, यहाँ पे भी H लगा देते हैं, यहाँ पे भी H लगा देते हैं, एंड यहाँ पे भी H लगा देते हैं, एंड यहाँ पे भी H लगा देते हैं। अच्छा सर, ये क्या? ये तो आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर मान दिया, बस डबल बॉन्ड नहीं है इसके अंदर। नहीं बेटा, अभी बाकी है। यहाँ पे हमारे पास Cl लग गया, यहाँ पे भी हमारे पास Cl लग गया,
यहाँ पे भी हमारे पास Cl लग गया, यहाँ पे भी Cl लग गया, यहाँ पे भी Cl लग गया, एंड यहाँ पे भी हमारे पास Cl लग गया. व्हाट इज दिस कंपाउंड? बेसिकली हमारे पास क्लोरीन के कंपाउंड, हाँ क्लोरीन के तीन क्लोरीन ब्रदर्स ने करा के जाके इन्होंने एक एक क्लोरीन एक एक जगह जाके ले ली, इन्होंने एक एक करके एक एक जगह ले ली जाके, राइट. इधर एक एक करके छः जगह हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गए, सब्स्टिट्यूट नहीं ऐड हो गए. जब एडिशन रिएक्शन हो गया हमारे पास एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट, पाई बॉन्ड इज ब्रोकन. तो हमारे पास ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है? व्हाट इज द नेम? कितनी क्लोरीन है? 6 को कितना कहता है? हेक्साक्लोरो. और हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? साइक्लो. और हमारे पास कितने, हमारे पास मीथेन है, कितने मीथेन है? 6. हम लोग 6 मीथेन को क्या कहते हैं? हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, hexachlorocyclohexane. This is the name of halogen. This is the name of this addition reactions का product, hexachlorocyclohexane. सही है. अच्छा, नो अब आपको आवाज़ आई होगी कि मैंने कुछ इलेक्ट्रोफाइल की तरह कोई नाम चीज़ बोली थी. सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इज समवन, आपने पढ़ा होगा कि इंस्टाग्राम की बायो में ना बहुत सारे लोगों लिखा हुआ है हम सेलेनोफाइल हैं, हम साइनोफाइल है. तो सेलेनोफाइल का मतलब होता है बेसिकली दे लव द मून, एंड साइनोफाइल मीन्स दे लव द सिनेमा. तो हमारे पास एक और चीज़ है इलेक्ट्रोफाइल. व्हाट इज एन इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लव, फाइल का मतलब होता है लव. तो इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, तो इट लव्स इलेक्ट्रॉन. दिस स्पीसी लव्स इलेक्ट्रॉन. अब ये इलेक्ट्रॉन से प्यार क्यों करेगा? अब आप एक मुझे बात बताएं, एक बंदे की शादी हुई है, किसी वो अपनी बीवी से प्यार करेगा, किसी और से प्यार करेगा? अपनी बीवी से प्यार करेगा. लेकिन बंदे की शादी नहीं हुई, वो किससे प्यार करेगा? वो बंदे को ढूंढेगा, बिकॉज इट नीड्स लव, इट नीड्स अ पर्सन लव. सही है ना? सो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी. बिकॉज उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इट वुड फाइंड इलेक्ट्रॉन. सही है, दैट्स व्हाई इट लव्स इलेक्ट्रॉन. सही है ना? सिंपल सी बात है. अच्छा, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास कुछ इलेक्ट्रोफाइल्स की? हमारे पास है एक क्लोरीन का कैटाइन हो गया, हमारे पास क्लोरीन कैटाइन हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है. हमारे पास एक एल्काइल कैटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है. हमारे पास एक एसाइल, दिस इज एसाइल कैटाइन हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है. हमारे पास एक नाइट्रोनियम आयन, दिस इज अ नाइट्रोनियम आयन, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल होता है. हमारे पास सल्फोनियम आयन SO3H+, ये एक इलेक्ट्रोफाइल होता है. सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. सही है. अब इलेक्ट्रोफाइल तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है. अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन. ये बेंजीन के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और बेंजीन ना इन रिएक्शंस के टुवर्ड्स ज़्यादा रिएक्टिव है. ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? व्हाई इज बेंजीन मोर रिएक्टिव टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? It is more reactive towards electrophilic substitution reactions because of 6 pi electrons spread all over the 6 carbon atoms. Because 6 pi electrons spread all over the carbon atoms. All over the 6 carbon atoms. 6 carbon atoms. क्या मतलब भाई? जब इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कार्बन के ऊपर स्प्रेड हुए होंगे तो इलेक्ट्रोफाइल आके इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा. आप खुद बताएं, आपने क्या कहते हैं गोश्त वगैरह को अपने घर के बाहर रख दिया, कुत्ता आके खाएगा नहीं? उसको खाएगा ना आके. सिंपल सी बात है. इलेक्ट्रोफाइल इज लाइक अ डॉग. सही है. इट वांट्स इट्स मीट के हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट वुड कम एंड गेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन आइटम्स के ऊपर सारे स्प्रेड हुए होते हैं. सही ना? अच्छा, सही है. अब वैसे हमारे पास जस्ट अ क्वेश्चन, व्हाट डज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंफर्म अबाउट बेंजीन? इट बेसिकली कंफर्म्स कि हमारे पास जो है हमारे पास बेंजीन का सैचुरेटेड नेचर है. सैचुरेटेड नेचर कैसे है? हमारे पास जो है बेंजीन इज फुल ऑफ 6 हाइड्रोजन. सही है. 6 हाइड्रोजन में हमारे पास अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो हमारे पास अभी भी मॉलिक्यूल स्टेबल है, अभी भी फुल ऑफ क्या कहते हैं, अभी हमारे पास फुल सैचुरेटेड है, फुल है. इट इज़ नॉट एम्प्टी फ्रॉम एनीवेयर. सही है. जैसे हमारे पास अनसैचुरेटेड में हमारे पास ब्रांच भी होती है, एक जगह खाली, एक आम खाली हुआ होता है, तो कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ अपने एडजेसेंट कार्बन के साथ जाके हाथ मिला लेता है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेता है. इधर ये नहीं होता, इधर इट इज़ रिप्लेस्ड. सही है ना? इधर हमारे सैचुरेटेड नेचर भी होता है, अनसैचुरेटेड नेचर भी होता है. सो आई एक्सप्लेन बोथ. सही है. दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास जो है सैचुरेटेड नेचर को कंफर्म करते हैं. ऑलराइट. अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल होता है एंड इट अटैक्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तो यहाँ पर उसका जो हाइड्रोजन है उससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है. सही ना? उस कंपाउंड, और वो कंपाउंड हमारे पास क्या होता है? वो फॉर्म होता है हमारे पास बेंजीन. सो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, इफ आई पुट इनटू वर्ड्स, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स. इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा किसके ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को क्या है हमारे पास? अंदर बेंजीन है. सही. इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के ऊपर हमें इसने अटैक करा एंड सब्स्टिट्यूट कर दिया उसके एक हाइड्रोजन के साथ, एंड सब्स्टिट्यूट्स विद हाइड्रोजन इन द कंपाउंड. सही ना? हाइड्रोजन के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर लिया और हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया. सही है. सिंपल एज दैट. लेकिन इसका मैकेनिज्म हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, एंड वी नीड टू स्टडी इट इन डिटेल. बाय द वे, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन एज आई मेंशन. और इस रिएक्शन के ना मैकेनिज्म को अगर देखा जाए तो इट हैज़ 3 स्टेप्स. इट हैज़ हाउ मेनी स्टेप्स? 3 स्टेप्स. हमारे पास पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर एल्यूमिनियम आयन बनता है, एंड उसके बाद फिर हमारे पास रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन होती है. सो इट ऑल कंप्राइज ऑफ 3 स्टेप्स, 3 मेन स्टेप्स.
Right. So I know the lecture has been too long right now, but are you guys ready for the mechanism? क्योंकि इस mechanism को हम लोग पढ़ेंगे and then you have 5 reactions to discuss in detail. सही है ना? Alright. So let's start. First step of electrophilic substitution reaction is the generation of an electrophile. सबसे पहले हमें एक electrophile बनाना है. कैसे? हम इसका reaction कराएंगे एक catalyst से by reaction of catalyst with reagent. ऑफ कैटलिस्ट विद रिएजेंट. इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास बनेगा इफ़ हमने एक कैटलिस्ट लिया और हमने उसका एक रिएजेंट से पहले रिएक्शन करा दिया. सही है. अभी रिएक्शन करा दिया तो हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है. और जब वो इलेक्ट्रोफाइल होता है फिर हम उसका अटैक करवाते हैं बेंजीन के ऊपर. तो हमारे पास समझे एक रिएजेंट है, वी कैन कॉल इट ई एंड जी. सही. अब ई एंड जी एक रिएजेंट है. अब इसके अंदर होगा क्या, व्हाट विल हैपन. हमारे पास एक कैटलिस्ट लिया, हमने कैटलिस्ट ले लिया है यहाँ पे, दिस इज अ कैटलिस्ट. सही. हमने इसका रिएक्शन करा दिया कैटलिस्ट के साथ. कैटलिस्ट के साथ हमने जब रिएक्शन कराया तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज, ये जो जी है ना, दिस जी विल गो विद कैटलिस्ट. सही. और बाकी जो ई बचेगा ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल. सो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा एंड हमारे पास जी जो है, जी वुड जॉइन विद कैटलिस्ट. सही है. अच्छा, अब ये जब जी कैटलिस्ट जो बन गया हमारे पास, व्हाट इज दिस. आई वुड लाइक टू कॉल इट न्यूक्लियोफाइल. एंड दिस इज बेसिकली दिस इज यूज फॉर रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट या फिर रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसको. सही है ना. समझ में आया नहीं. समझ में आया या नहीं. अच्छा, इतना समझ में आ गया. अब हमारे पास बन गया एक इलेक्ट्रोफाइल. अब हमें इन सबको छोड़ दे, इस सबको छोड़ दे. सही है. बस हमारे पास हमें सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर. अब हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया. अब हम इस इलेक्ट्रोफाइल से क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक एरिनियम आयन. क्या बनवाएंगे हम लोग, एरिनियम आयन बनाएंगे. अब हमने लिया इलेक्ट्रोफाइल. द इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट डज द इलेक्ट्रोफाइल डज. इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन. अब इसका जो ये देखिए पाई सिस्टम बना हुआ है, पूरा पाई सिस्टम बना हुआ है, ये इसको पहले ट्राई करेगा. द इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन. पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन पे अटैक कर दिया. सही. फिर क्या हुआ, अब जब इसने अटैक कर दिया तो इट फॉर्म्स अ कार्बोकैटाइन. जब इसने कार्बोकैटाइन क्या होता है, वो कार्बोकैटाइन होता है, लेट मी टेल यू, व्हेन इट अटैक्स ऑन द पाई सिस्टम ऑफ बेंजीन एंड फॉर्म्स अ कार्बोकैटाइन. एक कार्बोकैटाइन फॉर्म करता है. अभी कार्बोकैटाइन क्या होता है, इट इज लिटरली इन द नेम ऑफ द हेडिंग, इट इज़ एन अरीनियम आयन. इट इज़ अ अरीनियम आयन. एरिनियम आयन क्या होता है, एरिनियम आयन हमारे पास बेसिकली रेजोनेशन को कह लें आप. सही है ना. इसके अंदर रेजोनेशन हो रही होती है साइन के अंदर. सही है. इट इज़ बेसिकली एन इंटरमीडिएट टू फॉर्म हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सही है ना. हमारे पास वो बनाने के लिए दिस इज एन इंटरमीडिएट स्टेज. सही है. दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं आप लोग. दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स. आई लाइक टू कॉल इट सिग्मा कॉम्प्लेक्स. इज अ सिग्मा कॉम्प्लेक्स. अच्छा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स क्या होता है भाई, शुरू से मैं आपको बताता हूँ दैट दिस इज़ अ वेरी हाई एनर्जी स्टेट. हाई एनर्जी स्टेट का क्या मतलब होता है, मतलब कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है. सही. तो दिस इज़ वेरी अनस्टेबल, लेकिन इन दिस रिएक्शन इट रिमेन स्टेबल. हाई एनर्जी स्टेट. लेकिन इस रिएक्शन में हमारे पास ये बहुत स्टेबल रहती है. क्यों, इट्स स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस. रेजोनेंस क्या मतलब सर, इसके अंदर रेजोनेंस क्या हो रही होती है एरिनियम आयन के अंदर. मैं आपको समझाता हूँ. टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन हमारे पास आपको याद रखना है कि ये हमारे पास स्टेबल क्यों रहता है, ड्यू टू रेजोनेंस. सही है ना. अच्छा, ये हमारे पास एक है, दिस इज राइट हियर कॉल्ड अ बेंजीन रिंग. हमने एक लिया था इलेक्ट्रोफाइल, हमें मिल गया था एक इलेक्ट्रोफाइल बाय द रिएक्शन ऑफ कैटलिस्ट विद द रिएजेंट. अब हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया और हमने इसका अटैक करा दिया इधर. अब हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक डबल बॉन्ड जो है टूट गया. क्या सर इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे पास डबल बॉन्ड टूट गया, तो इसका मतलब तो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया. हाँ, हमारे पास जो है हुआ क्या, बेसिकली दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स हियर एंड इट कम्स हियर. और साथ में इसके क्या होता है, इसके साथ में एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, वैसे ही जो बेंजीन का पुराना होता है. एंड हमारे पास इधर जो है डबल बॉन्ड जो है टूट जाता है. सही है. डबल बॉन्ड टूट गया, जैसे टूट गया. ऑलराइट. एंड इधर जो है हमारे पास जो कार्बन है वो हो गया हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड. अब जब sp3 हाइब्रिडाइज हो गया कार्बन, तो हमारे पास सर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड तो है नहीं हमारे पास. यहाँ पे कॉन्जुगेशन ही नहीं है. कॉन्जुगेशन नहीं होती, लेकिन आपको याद रखना है कि एरोमेटिसिटी के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन होना जरूरी है. सो वी कैन से दैट एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज लॉस्ट. एरोमेटिसिटी हमारे पास लॉस्ट हो गई. सही है. अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास जो है डबल बॉन्ड वापस अपनी एरोमेटिसिटी गेन करने की कोशिश करेगा. हाउ वुड इट डू दैट, इट वुड रोटेट, इट वुड रेजोनेट लाइक दिस. इट वुड रेजोनेट. हमारे पास ये डबल बॉन्ड जो इधर आ जाएगा, इधर आ गया, तो देखिए इधर आ गया. सही है. अब हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, इधर आ गया. सही है. तो हमारे पास जो है इधर आ गया, ये देखें. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल ऊपर इधर ही रहेगा. एंड हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास H रहेगा. सो दिस इज ऑल्सो sp3. द सेकंड स्ट्रक्चर इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड.
सही है ना। अच्छा अच्छा, थ्रू आउट दिस हमारे पास जो बेसिकली ये डबल बॉन्ड करने क्या डबल बॉन्ड ट्राइंग टू डू, इट इज़ रेजोनेटिंग वाई टू फिल द होल। ये कौन सी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? बस देखो, एक जगह खाली हो रही है तो दूसरी जगह फुल हो रही है, एक जगह फुल हो रही है तो दूसरी जगह पिछली वाली जगह जो है खाली हो रही है। तो खाली हो रही है तो हमारे पास जो क्या हो रहा है, हमारे पास जो है उधर पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट आउट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट आउट हो रहा है मतलब कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा होता है। सही है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज उधर जब होगा तो हमारे पास जो है मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। सही, मॉलिक्यूल स्टेबल रहेगा। सही, तो उसको जब तक वो फिल करता रहेगा ठीक है, हाँ, जब तक हमारे पास न्यू पाई बॉन्ड जब तक जनरेट हो जाए तब तक हमारे पास जो है उधर जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेगा, है ना? रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। सही, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज जो है वुड बी लेफ्ट बिहाइंड। आई एम सॉरी, आई मेंशन कि हमारे पास स्टेबल रहने के लिए होता है, लेकिन हमारे पास स्टेबल रहने के लिए हमारे पास रेजोनेशन हो रही है। पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहते हैं लेफ्ट बिहाइंड हो रहा है कि हमारे पास वापस से हमारे पास रेजोनेशन कंटिन्यूस रहे। सही है, समझ में आया? अच्छा, इन दी एंड हमारे पास इधर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ होगा एंड हमारे पास यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। लेकिन अब होगा क्या? अब हमारे पास हो गया यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड दैट इज व्हाट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ आवर रिएक्शन, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन। एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन को मैं आई थिंक दिस इज इनकम्प्लीट, हमारी बुक के अंदर इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। आई थिंक इसके साथ एक और स्टेप भी होता है विच इज़ द रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। इसके साथ हमारे पास रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन के अंदर, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल बने वो हमारे पास रिकवर हो जाता है इसके अंदर, वो हमारे पास रिकवर हो जाता है। अच्छा, व्हाट इज बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन में होता क्या है? हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कौन करता है? एब्स्ट्रैक्ट कोई भी नहीं करता। द अनस्टेबल, आपको याद रखना, द अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक एरीनियम आइन हमारे पास एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक एरीनियम आइन लूजेस अ प्रोटॉन। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं करता, ये खुद ही लूज कर देता है। इट बेसिकली लूजेस अ प्रोटॉन इटसेल्फ, इट लूजेस अ प्रोटॉन एंड चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। बाकी जो बचेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट के तौर पे बन जाएगा। अच्छा, कहानी हो गई खत्म। अब हमें समझाए सर, मैं समझाता हूँ, कोई टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। सही है ना? अच्छा, तो हमारे पास लास्ट वेयर डिड वी लेफ्ट ऑफ, हमारे पास एक ये वाला स्ट्रक्चर बन गया था। ऑलराइट, तो लेट्स ड्रॉ इट अगेन हियर। वेट अ सेकंड। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ है एंड यहाँ पे जो है हमारे पास एच लगा हुआ है। सही, और यहाँ पे जो है हमारे पास पीछे जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं पाई बॉन्ड बन रहा है। अब हुआ क्या हमारे पास, व्हाट हैपेंस, हमारे पास हाइड्रोजन इधर से निकल गया, एंड हाइड्रोजन हमारे पास आके कैटलिस्ट के साथ लग गया। हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये एच कैटलिस्ट के साथ बन जाएगा। सही, तो हमारे पास कैटलिस्ट यहाँ से जो है सॉरी यहाँ हमारे पास जो था क्या था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास जी कैटलिस्ट था हमारे पास। सही है, तो जब ये हमारे पास एच जाएगा और इसके साथ जाके मिलके हमारे पास एक वापस से हमारा जो है जो हमारे पास जो बेसिकली एच जो है हमारे पास जी के साथ आ जाएगा एंड हमारे पास एच जी के साथ निकल जाएगा एंड कैटलिस्ट वुड बी लेफ्ट। तो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट बच जाएगा, कैटलिस्ट आ जाएगा। इट वॉज बेसिकली एच विल अटैक ऑन जी। सही है, जी राइट है, जी के ऊपर अटैक करेगा एंड कैटलिस्ट भी हमारे पास यहाँ पे टूट जाएगा एंड कैटलिस्ट अलग हो जाएगा एंड हमारे पास ये बाय प्रोडक्ट के तौर पे हमारे पास एच जी जो है निकल जाएंगे। अच्छा, और क्या हुआ हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल सर, इलेक्ट्रोफाइल और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कैसे हैंडल होगा? अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास यहाँ पे बेसिकली पॉजिटिव, आप इस तरह याद कर सकते हैं। आई वोंट प्रेफर टू रिमेंबर इट लाइक दिस, बट बच्चों को इस तरह याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हुआ और यहाँ पे जो है हमारे पास एक डबल बॉन्ड बन गया, तो इट वुड लुक लाइक दिस, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया एंड दिस इज द प्रोडक्ट। कोई चीज़ नहीं समझ में आई? अच्छा हाँ, एक बात समझनी है सर, बेंजीन की एरोमेटिसिटी जो हमारा रिस्टोर हो गई नहीं, द एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन इज रिस्टोर्ड। दिस इज एवरीथिंग इन अस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। कुछ समझ नहीं आया तो बताएं। सब समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब आगे हमारे पास 5 रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन थे और अब हम लोग उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन डिटेल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के 5 रिएक्शंस। First reaction is nitration, then we have sulfonation, then halogenation, then alkylation and then acylation. अब इसके लिए हमें इनके रिएजेंट पता होने चाहिए, इनके कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं वो पता होना चाहिए एंड फिर हम लोग के पास इनसे प्रोडक्ट कौन सा ऑब्टेन हो रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए। सही है ना? और अच्छा, तो टू बिगिन विद अब मैं एक एक करके इन सबको फिल करूंगा आफ्टर डूइंग आफ्टर अटेम्प्टिंग एवरी रिएक्शन। तो अभी इसको हम लोग इधर ही छोड़ रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट रिएक्शन विच इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हमारे पास क्या होता है? नाइट्रेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ अ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल इनटू द बेंजीन रिंग। अच्छा, नाइट्रेशन में हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, रिएजेंट जो है आपको याद नहीं होंगे। अभी ये मैं टेबल बनाऊंगा, आपको सब याद हो जाएगा। रिएजेंट हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर जो हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं वो है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन होता है हमारे पास? सिंपल नाइट्रोनियम आयन का इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, हमें क्या ऑब्टेन होगा? नाइट्रोबेंजीन। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? कॉन्सेंट्रेटेड क्या कहते हैं हम लोग? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं रिएजेंट के तौर पे और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे।
सही है ना। तो हमारे बेसिकली दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, दिस इज़ अ बेंजीन रिंग, हमने ये लिया और इसका हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, हमने इसका रिएक्शन करा दिया HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। सही है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया, हमारे पास ऑब्टेन हो गया एक नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूल। दिस कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। और साथ में हमारे पास एक और चीज़ बाय प्रोडक्ट के तौर पे बन गई, विच इज़ कॉल्ड व्हाट वी कॉल अ वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास के साथ रिलीज हो गया। अच्छा, दिस वॉज रिएक्शन इन नटशेल। अच्छा, वन हाइड्रोजन, अच्छा हमारे पास जो एक हाइड्रोजन थी इधर, वो हमारे पास रिप्लेस हो गई बेसिकली, इसको काट दिया और हमारे पास NO2 लग गया ना। तो हमारे पास किससे रिप्लेस हुआ, नाइट्रोनियम आयन की थोड़ी अपीयरेंस, डू गाइस वांट टू सी व्हाट अ नाइट्रोनियम आयन लुक्स लाइक। अ नाइट्रोनियम आयन लुक्स लाइक दिस, NO2 प्लस। इस तरह करके दिखता है। ये जस्ट गाइस नीड टू नो नाइट्रेशन के अंदर कौन सा हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। सही, तो हमारे पास ये वाला इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे पास ये रिएक्शन अब होता किस तरह का है। हमारे पास ये रिएक्शन होता है, हमारे पास इसके अंदर जो रिएजेंट है, हमने क्या बोला, हमारे पास रिएजेंट क्या है, हमारे पास HNO3, एंड हमारे पास जो है कैटलिस्ट क्या है, हमारे पास कैटलिस्ट हमने बोला इसके अंदर हमारे पास है H2SO4। अब हमारे पास होता क्या है इसके अंदर, हमारे पास इधर से HNO3 में से एक ऑक्सीजन जाता है, ओ सॉरी क्या कहते हैं, हाँ एक ऑक्सीजन जाता है और एक OH जो है यहाँ से निकलते हैं और ये जो है हमारे पास एक हाइड्रोजन जो है इधर से निकलता है और ये दोनों हमारे पास क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमारे पास यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। बाकी हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, एक O निकल लिया, एक OH निकल गया, हमारे पास क्या बच गया, NO2 प्लस। सही ना। और हमारे पास क्या बच गया, HSO4 नेगेटिव इधर से, क्योंकि इधर से एक H निकल गया। अच्छा, अब इनमें से ये जो मैंने प्रोडक्ट्स बनाए सारे, इनमें से क्या क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, what is this, this is the nucleophile and this is the byproduct। अच्छा, हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल किस लिए इस्तेमाल होगा, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट के लिए, सही है ना। सब आपको याद रखना, क्योंकि मैं आपको रिवाइज कराऊंगा ना चीज़, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी सारी। अच्छा, सो नाउ व्हाट हैपेंस, स्टेप टू हमारे पास है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग टू क्रिएट एन कार्बोकैटायन कॉल्ड एरिनियम आइन। अब हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ऑब्टेन हुआ था, हमारे पास ऑब्टेन हुआ NO2 प्लस, और हमने इसका अटैक करा दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, करा दिया, तो हमारे पास यहाँ पे बस NO2 प्लस ऊपर आके लग गया, अब हमारे पास रेजोनेशन हुई, NO2 प्लस इधर लगे रहा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स काम करने लगा, एंड हमारे पास रेजोनेशन के बाद हमारे पास जो है एक ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया। नाउ व्हाट वी विल डू इज विल टेक इट एंड हमारा इसके अंदर से हमारे पास एरिनियम आइन जो है एक जो है अपना H प्रोटॉन जो है एक रिमूव कर देगा। क्या करेगा, हमारे पास एक प्रोटॉन जो है रिमूव हो जाएगा यहाँ से, एंड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इधर जो है, इधर क्या था हमारे पास, हमने अब इसके साथ जो है इसका जो है रिएक्शन जो है हमने बेसिकली ये जो H है, what does it go and combines with? It combines with HSO4 negative, which is a nucleophile. This is a nucleophile, right? इसके साथ जाके ये मिला, और इसने क्या बना दिया, H2SO4। H2SO4 क्या है? H2SO4 is the catalyst that we used. तो हमारे पास ये वापस आ गया, तो हमारे पास ये वापस आ गया, है ना। और हमारे पास जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास अपना प्रोडक्ट जो है ऑब्टेन हो गया, विच इज़ नाइट्रोबेंजीन, और हमारे पास डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो गया, वापस से फॉर्म हो गया। तो व्हाट इज दिस इज नाइट्रोबेंजीन। तो इन टोटल हमारे पास पूरा रिएक्शन हो गया ख़त्म ये नाइट्रेशन का। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन इज सल्फोनेशन। व्हाट इज सल्फोनेशन हमारे पास है, हम लोग इसके अंदर एक सल्फोनियम कैटायन को हम लोग ऐड कर रहे हैं एक बेंजीन रिंग के अंदर। तो उसके अंदर हम लोग जो रिएजेंट जो इस्तेमाल करेंगे, द रिएजेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज इज SO3। टेम्परेचर जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड। और हम लोग जो हमारे पास जो प्रोडक्ट जो हमारे पास ऑब्टेन होगा वो होगा बेंजीन। अभी याद कर ले आप लोग नाम, आप लोग जब नोमेनक्लेचर आ जाएगा, यू गाइस वुड इजीली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या नाम है, सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसका हम लोग कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं H2SO4। अच्छा, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, फ्यूमिंग H2SO4, यूज फ्यूमिंग H2SO4। सो इस रिएक्शन में होता है कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग, वी गॉट अ बेंजीन रिंग। इसके अंदर हमने एक हाइड्रोजन लिया, इसके अंदर जो एक हाइड्रोजन है उसको हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ सल्फोनियम आयन। व्हाट डज अ सल्फोनियम आयन लुक्स लाइक। मैंने इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम्पल्स में आपको ये सारे आयन पढ़ा दिए थे वैसे, जस्ट गिविंग अ रिमाइंडर, तो आप लोगों से भी आप लोगों को याद करना चाहिए था, बट इफ़ यू गाइस डोंट नो तो आप लोगों को पता चल गया। ऐसे सल्फोनियम आयन यहाँ से हमारे पास जो है एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होता है बाय हाउ व्हाट किस रिएक्शन होता है, किस तरह का, ये हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होता है। बेसिकली बेंजीन है, उसने रिएक्ट करा हमारे पास SO3 के साथ, रिएजेंट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूमिंग H2SO4। और हमारे पास SO3 ऊपर जाके SO3H ऊपर जाके लग गया, एंड हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
दिस इज सिंपलेस्ट रिएक्ट नटशेल, एक नटशेल के अंदर ये रिएक्शन हुआ है बेसिकली हमारे पास। सही है। अब नाउ विल डिस्कस द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म हमारे पास क्या हुआ है, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ रिएजेंट विद कैटलिस्ट। रिएजेंट हमारे पास क्या था इसके अंदर हमारे पास जो रिएजेंट था इट वाज SO3 एंड रिएजेंट क्या था हमारे पास इसके अंदर, रिएजेंट था H2SO4। अब इसके अंदर होता क्या बेसिकली, एक H जो है हमारे पास बेसिकली इसके अंदर से एक H जाके मिल जाता है SO3 के साथ एंड दैट फॉर्म्स SO3H एंड हमारे पास इधर क्या बाकी रह जाता है HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव रह जाता है हमारे पास। अच्छा अब इसके अंदर क्या क्या है, अब इसके अंदर हमारे पास ये SO3H जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड HSO4 नेगेटिव इज द न्यूक्लियोफाइल। ओ सॉरी इधर प्लस लगा तो सही है। तो और हमारे पास HSO4 वी विल यूज इट फॉर रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। अब हुआ क्या यहाँ पे, हमारे पास जो बेंजीन रिंग लिया हमने, बेंजीन रिंग का हमने अटैक करा, सॉरी बेंजीन रिंग है सही। अब हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास क्या है SO3H। Now what does SO3H does? It attacks on benzene ring. It attacks on benzene ring और हमारे पास ऊपर जो है SO3H लग गया यहाँ पे हमारे पास और फिर हमारे पास रेजोनेशन हुई, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, अनस्टेबल था, रेजोनेंस स्टेबल करा एंड हमारे पास जो है फाइनली हमारे पास जो है डबल बॉन्ड बनने के पहले हमारे पास ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स बना, दिस कॉम्प्लेक्स वाज फॉर्म। सही। अब हमने कॉम्प्लेक्स किया और इसके अंदर से हमने क्या करा, एरिनियमाइन ने करा क्या, एरिनियमाइन ने क्या करा, एरिनियमाइन लॉस्ट अ प्रोटॉन, इसने एक प्रोटॉन लूज कर दिया, प्रोटॉन लूज कर दिया सही। हमारे पास जो है हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो प्रोटॉन ने हमारे पास लूज होके जो है न्यूक्लियोफाइल HSO4 नेगेटिव के साथ जाके बॉन्ड बना लिया। HSO4 नेगेटिव के साथ जाके जब बॉन्ड बना लिया तो हमारे पास H2SO4 हमारे पास जो है बन गया, विच इज व्हाट द कैटलिस्ट हमारे पास रिकवर हो गया। अच्छा और हमारे पास SO3H में आप नेगेटिव पॉजिटिव को कैंसिल कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे पास SO3H जो हमारे पास बन गया और हमारे पास जो है डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो गया इसके अंदर, जस्ट सेम एज नाइट्रेशन। वही ऊपर वाली बात नीचे मैंने रिपीट करी है बेसिकली, सही है, कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा इसका एक अनदर रिएक्शन भी होता है सल्फोनेशन का, उसके अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर बेसिकली हम लोग रिएजेंट डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं, हम लोग रिएजेंट डिफरेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर हम लोग SO3 की जगह हम वी यूज़ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हम लोग टेम्परेचर भी डिफरेंट इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेड ऑफ रूम टेम्परेचर वी यूज़ 60 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर। सही। और से हमारे प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट इज द सेम एज द अब मेंशन बेंजीन सल्फोनिक एसिड ही बनता है इसके अंदर भी हमारे पास, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा अब ये रिएक्शन किस तरह होती है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, दिस इज द बेंजीन रिंग, इसका हमने रिएक्शन कराया रिएजेंट के साथ विच इज़ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड, सही है ना। अच्छा और इसका हमारे पास फिर क्या बन गया, हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। और साथ में इसके अंदर हमें याद रखना है ये दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट एज वेल, इसके अंदर हमारे पास H2SO4 इस्तेमाल करें तो हमारे पास एक H2O का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाता है। अच्छा टेम्परेचर हम लोग का क्या इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर 52-60 सेंटीग्रेड, सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन जो है वो है हमारे पास हेलोजनेशन रिएक्शन। हेलोजनेशन रिएक्शन के अंदर हम लोग जो है हमारे पास जो रिएजेंट है वो हम वेट वी फॉरगॉट टू फिल द टेबल, नाइट्रेशन में हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करा, नाइट्रेशन में हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करा, वी यूज्ड HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, ओ सॉरी हाँ रिएजेंट हमने कौन सा इस्तेमाल करा, कॉन्सेंट्रेटेड, सही है ना। अच्छा कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करा हमने, द कैटलिस्ट वी यूज वाज H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड और प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना, प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास जी, नाइट्रोबेंजीन वाज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रेशन। अच्छा सल्फोनेशन में हमने कौन सा हमने रिएजेंट इस्तेमाल करा, व्हाट रिएजेंट डिड वी यूज़, हमने इस्तेमाल करा और सेकेंड हमने इस्तेमाल करा SO3 और हमने जो है रिएजेंट कौन सा कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करा, हमने यूज़ करा H2SO4 और हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, हमारे पास ऑब्टेन हुआ बेंजीन, तीसरी बार लिख रहा हूँ ये नाम अब आपको याद हो जाना चाहिए, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं हेलोजनेशन रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस इन हेलोजनेशन रिएक्शन, इसका हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली द रिएजेंट दैट वी यूज हेलोजन इस्तेमाल करते हैं हम लोग। हेलोजन भी कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, या तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल इस्तेमाल करते हैं या तो हम लोग ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई और से भी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर दैट वी यूज, टेम्परेचर हम लोग रूम टेम्परेचर करते हैं, सेम एज सल्फोनेशन का ओरिजिनल डिफॉल्ट रिएक्शन। और क्यों, अच्छा नहीं सॉरी दिस इज द व्हाट कॉल्ड, दिस इज रूम टेम्परेचर, सही है ना, रूम टेम्परेचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सही। प्रोडक्ट कौन सा हमारे पास से क्या कहते हैं ऑब्टेन होता है, व्हाट प्रोडक्ट इज ऑब्टेन, क्लोरोबेंजीन कह लिया, हेलोबेंजीन, हेलो का मतलब हम हेलो की जगह हम लोग क्लोरो लगा सकते हैं, ब्रोमो लगा सकते हैं, फ्लोरो लगा सकते हैं, आयोडो लगा सकते हैं, हमारे पास हेलोबेंजीन ऑब्टेन होता है हमारे पास। और हम लोग कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमसे बात है हमारे पास कैटलिस्ट जो हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड FeCl3 इस्तेमाल करते हैं, सही है ना। अच्छा अब हम लोग देखते हैं इसका रिएक्शन किस तरह का होता है। बेंजीन का रिएक्शन, बेंजीन हमने लिया, बेंजीन के ऊपर हमने हमारे पास 6 हाइड्रोजन लगे हैं, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ क्लोरीन कैटाइन। What does a chlorine cation looks like? दिखाता हूँ. This is what a chlorine cation looks like. Cl plus
Cl प्लस, इस तरह का हमारे पास क्लोरीन कैटाइन होता है। तो हमारे यहाँ हमारे पास जो है क्लोरीन का हमने मॉलिक्यूल लिया, हमने इसका रिएक्शन कराया बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ हमने रिएक्शन किस पे कराया? व्हाट वाज द कंडीशन? द कंडीशन वाज 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। और हमारे पास क्या ऑब्टेन हो गया? व्हाट वाज ऑब्टेन? द ऑब्टेन थिंग वाज क्लोरोबेंजीन। व्हाट इज कॉल्ड? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। और साथ में हमारे पास एक HCl का मॉलिक्यूल भी रिलीज हो गया। HCl का क्यों सर? हमारे पास तो वाटर का हो रहा था, नाइट्रेशन में सल्फोनेशन में कोई सा नहीं हुआ, और हमारे पास इधर बल्कि हो गया था बाद में H2SO4 वाले रिएक्शन के अंदर, और इसका ना HCl क्यों हो रहा है? समझाता हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द कैटलिस्ट। कैटलिस्ट हमारे पास अलग है, इस वजह से हमारे पास जो है ये डिफरेंट हो रहा है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है रिएजेंट हमारे पास क्या है? व्हाट इज द रिएजेंट? रिएजेंट है हमारे पास क्लोरीन ब्रदर्स। क्लोरीन ब्रदर्स हमारे पास कैटलिस्ट क्या है? FeCl3। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये क्लोरीन जो है ये हमारे पास बॉन्ड टूटा, यहाँ पे एक क्लोरीन जो है इधर चला गया, तो हमें इसने क्या कर दिया? FeCl4 बना दिया। FeCl4 बना दिया, सही है ना। और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पे हमारे पास एक क्लोरीन का इलेक्ट्रोफाइल बन गया हमारे पास। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल फॉर दिस रिएक्शन एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल यूज फॉर रिकवरी ऑफ द कैटलिस्ट के लिए हमारे पास इस रिएक्शन के लिए। अच्छा, स्टेप टू में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग, यहाँ पे इसने अटैक कर दिया, यहाँ पे हमारे पास जाके लग गया, यहाँ पे हमारे पास रेजोनेशन हुई, एरिनियम आयन बना, एरिनियम आयन स्टेबल रहा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होती रही, और हमारे पास फाइनली आके ये वाला मॉलिक्यूल जो है बन गया। नाउ वी विल टेक दिस मॉलिक्यूल एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? H जो है निकल जाता है, H गोज, एंड हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पहले कौन सा हमारे पास जो है न्यूक्लियोफाइल बना होता है? FeCl3Cl, सही है ना। तो हमारे पास FeCl4 बना होता है, और बेसिकली H डज इज H अटैक्स ऑन वन ऑफ द क्लोरीन एटम्स ऑफ FeCl3। तो इससे हमारे पास क्या होता है? FeCl3 जो है हमारे पास अलग हो जाता है, एंड Cl भी अलग होकर जाके H के साथ मिलकर HCl बना देता है, HCl बना देता है, सही है। हमारे पास जो है टोटली जो है हमारे पास फाइनली एक क्लोरोबेंजीन बन जाता है। व्हाट इज कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, साथ में हमारे पास डबल बॉन्ड भी बन गया, तो इट इज़ परफेक्टली स्टेबल एंड वी फॉर्म क्लोरोबेंजीन। समझ में आई बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? सो दिस कैंसिल बाय दिस, है ना। अच्छा, बात समझ में आ गई ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके हम लोग लिख देते हैं लेट्स फिल द टेबल। इसके लिए हमने कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करा? हमने इसके लिए इस्तेमाल करा हेलोजन का मॉलिक्यूल, कोई सा, सही, कोई सा भी हेलोजन का मॉलिक्यूल, प्रेफरेबली एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल या ब्रोमीन का। एंड व्हाट इज द कैटलिस्ट दैट वी यूज्ड? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट वी यूज्ड FeCl3। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या ऑप्टेन हुआ? हमारे पास क्लोरो हेलोबेंजीन। सिंपल से याद करना है, बेंजीन को हेलो बोल दिया तो हेलोबेंजीन बन गया, खत्म है, इजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फ्रेडरल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। अच्छा, वाई इसके अंदर ऐसा नहीं, वाई नहीं, इसके अंदर हमारे पास एल्काइलेशन के रिएक्शन में हमारे पास व्हाट इज डिस्टिंक्ट? हमारे पास बेसिकली इसके अंदर रिएजेंट अलग होता है। रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर्स। तो हमारे पास कोई आयन नहीं होता, कोई इस तरह का कोई कैटाइन, हेलोजन का कैटाइन नहीं होता। इट इज़ बेसिकली एल्काइल कैटाइन। हम लोग एल्काइल कैटाइन के तौर पे हमारे पास जो इधर है इलेक्ट्रोफाइल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एंड टू गेट एन इलेक्ट्रोफाइल लाइक दैट, कोई एल्काइल कैटाइन का सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास, हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक एल्काइल हैलाइड को। एल्काइल हैलाइड हम लोग प्रेफरली इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर CH3Cl। व्हाट इज CH3Cl? इट इज़ मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ द एल्काइल हैलाइड, सबसे आपको तो पता होना चाहिए। और इसका कॉमन नेम, उसका IUPAC नेम क्या है? एल्काइल हैलाइड। इसका कॉमन नेम क्या है? व्हाट इज द कॉमन नेम? इट्स नेम इज क्लोरोमीथेन। दिस इज अ क्लोरोमीथेन है, क्लोरोमीथेन। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है? इसके अंदर हमारे पास बनता है एक यूनिक प्रोडक्ट कॉल्ड टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है सर? टोल्यूइन का तो हमने पढ़ा ही नहीं है बेटा, बड़ा इधर देखो। व्हाट इज दिस? दीज आर टू मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हमारे पास जो है बेंजीन के साथ उनका एक कोई डेरिवेटिव बना हुआ है बाय द एडिशन ऑफ अ ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वन और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स, सही ना। तो हमारे पास अगर हमने एक मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया बेंजीन रिंग के ऊपर, तो हमारे पास एक ये जो है मॉलिक्यूल बन जाता है। इस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टोल्यूइन। ये कॉमन नेम है, टोल्यूइन इज कॉमन नेम। इसके अलावा हम लोग इसको एक और नाम भी कह सकते हैं, दिस कैन बी कॉल्ड एज मिथाइल बेंजीन और टोल्यूइन इज सेम, सही है। अच्छा, अगर हमने एक और हमने क्या कहते हैं मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस टोल्यूइन के ऊपर भी हमने एक और मिथाइल को ऐड कर दिया, तो हम इसको कहेंगे ज़ाइलीन। दिस वुड बी कॉल्ड एज ज़ाइलीन। अच्छा, इसको हम लोग ये जो स्पेसिफिकली है, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में आपको बताऊंगा क्या होती है, तो इसको हम लोग कहेंगे ओ ज़ाइलीन। लेकिन अभी आप लोग बस ज़ाइलीन याद रखें, सही ना। ज़ाइलीन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? ज़ाइलीन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन, सिंपल 1,2-डाईमिथाइल बेंजीन। ऑलराइट, समझ में आया बात? ईजी है ना, बहुत ईजी। आई नो आई एम अ वेरी गुड टीचर, सही है ना। तो प्लीज़ यू डोंट हैव टू से इट। अच्छा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है इसके अंदर? इसके हमारे पास प्रोडक्ट ही बनता है, ये जो है वो है टोल्यूइन। और हम लोग कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? हम लोग इस्तेमाल करते हैं AlCl3। AlCl3 क्या है? AlC इज़ अ लुइस एसिड। अगर आपने एसिड बेस
अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप लोग पता होगा लुईस एसिड क्या होता है. लुईस एसिड इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर. तो अगर इसके पास जो है कोई इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया तो इट वुड एक्सेप्टेड, इट वुड लव टू एक्सेप्ट इट. सही है ना, बिकॉज इट इज इन डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इन डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्यों? AlCl3 का बेसिकली जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह का होता है. AlCl इधर इसके 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं. तो बेसिकली हमारे पास जो हमारे CH3Cl है उसके अंदर Cl जाके इधर लग जाता है तो हमारे पास जो है इसका पेयर कंप्लीट हो जाता है. राइट. अच्छा, बेंजीन इसका अब रिएक्शन क्या होता है बेसिकली इसके अंदर बेंजीन का, ये हमारे पास बेंजीन करेंगे इसने रिएक्शन करा CH3Cl के साथ. CH3Cl के साथ जब रिएक्शन करा तो हमारे पास जो है इधर बन गया टोलुइन और साथ में हमारे पास HCl रिलीज हो गया. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस कॉल्ड टोलुइन. अच्छा, बेसिकली इसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल हुआ है? इसके अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो इस्तेमाल हुआ है वो है एक मिथाइल कैटाइन. मिथाइल कैटाइन के लिए या एल्काइल कैटाइन के लिए जो बोल रहे हैं ये स्पेसिफिकली मिथाइल कैटाइन है. और मिथाइल कैटाइन दिखता किस तरह का है? दिस इज द अपीयरेंस ऑफ अ मिथाइल कैटाइन. सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. अच्छा, अब इसका हम लोग मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं. स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है? रिएजेंट क्या है हमारे पास? रिएजेंट इज CH3Cl और कैटलिस्ट क्या है हमारे पास? AlCl3. सिंपल सी बात है. ये क्लोराइड इधर चला गया, इसके पास इधर चला गया, सॉरी इधर चला गया. सही है. ये क्या बन गया? दिस बिकेम AlCl4 और ये हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पे हमारे पास बन गया CH3+. इसके अंदर CH3+ क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड दिस इज द न्यूक्लियोफाइल यूज फॉर द रिकवरी ऑफ द कैटलिस्ट. सही ना. स्टेप 2 हमारे पास क्या है? हमारे पास अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग. हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स के अंदर क्या बना है? CH3+ मिथाइल कैटाइन. इसने अटैक कर दिया है बेंजीन रिंग के ऊपर. जब अटैक कर दिया तो इट वुड रेजोनेट. क्या कहते हैं इसका? पाई बॉन्ड टूट जाएगा. पाई बॉन्ड रेजोनेट करेंगे ताकि एक नया पाई बॉन्ड बने इन द सिग्मा कॉम्प्लेक्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड हमारे पास एलिनियम आयन जो होते हैं. अच्छा, सही ये बन गया. तो हमारे पास फाइनली ये वाला जो है स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया. दिस इज द लास्ट क्या कहते हैं स्ट्रक्चर दैट वी गॉट. सही ना. इस लास्ट स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास डबल बॉन्ड वापस से रिक्रिएट हो रहा है. तो हमारे पास यहाँ पे CH3+ है. सही ना. और यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव है. अब H पॉजिटिव हमारे पास यहाँ से एक प्रोटॉन लूज हो जाएगा. प्रोटॉन लूज होकर हमारे पास किस पे जाएगा? बस किस पे जाएगा? हमारे पास AlCl3Cl इसके पास यहाँ पे जाके अटैक कर देगा. राइट. इधर जाके अटैक कर दिया इसने और हमारे पास क्या बन गया? यहाँ पे हमारे पास बन गया HCl और साथ में हमारे पास कैटलिस्ट यहाँ से निकल गया और हमारे पास कैटलिस्ट निकल गया. हमारे पास क्या बन गया? AlCl3 रिकवर हो गया. सही. और हमारे पास जो है यहाँ पे से पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हो गया. यहाँ पे CH3 ऊपर जाके लग गया. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अवर ब्यूटीफुल बॉय नेम टोलुइन. समझ में आया या नहीं? समझ में आ गया. चलो भाई, इसकी हम डिटेल लिख देते हैं जाके टेबल के अंदर. हमने कौन सा इसके अंदर रिएजेंट इस्तेमाल करा? व्हाट रिएजेंट डिड वी यूज एन एल्काइल हैलाइड या फिर RX भी लिख सकते हैं हम लोग, RX, क्योंकि दिस इज द द स्ट्रक्चरल जनरल वट एवर यू वांट टू कॉल इट. ये हमारे पास तरह का है. हमारे पास अपीयरेंस होती है. यहाँ पे हमारे पास CH3 भी आ सकते हैं. सही है. CH3 भी आ सकते हैं. अच्छा, तो हमारे पास इसके अंदर हमने कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करा? व्हाट कैटलिस्ट डिड वी यूज्ड AlCl3 और हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ? वी ऑब्टेन्ड अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल बॉय नेम टोलुइन. समझ में आया क्या? और कुछ? अब हम लास्ट रिएक्शन पे चलें बिकॉज दिस इज गेटिंग वेरी इजी. तो हमारे पास जो है टोलुइन भी कह सकते हैं इसको. अच्छा, मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं बाय द वे. Alright, so now let's move on to the last reaction of our electrophilic substitution reactions, which is what? Which is acylation. Are you guys ready to discuss acylation with me? Acylation में क्या होता है? And do you guys know anything? Acylation में basically we add an acyl cation. And what does an acyl cation looks like? Acyl cation looks like this. C double bond O R. Oh, sorry. दिस इज एन एसिल कैटाइन. या फिर आपको इन सिंपल टर्म्स में लिखना है तो इस तरह करके लिखते हैं COR+. दिस इज एन एसिल कैटाइन. सही है ना. अब इसके अंदर हम लोग क्या, हमारे पास रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल करते हैं हम लोग? इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं CH3COCl. इसका हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमारे पास जो ऑब्टेन होता है इट इज़ कॉल्ड एसीटोफिनोन हमारे पास ऑब्टेन होता है. एसीटोफिनोन. सही है ना. और कैटलिस्ट हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं इसमें? सेम एज एल्काइलेशन AlCl3. अच्छा, अब इसका रिएक्शन किस तरह होता है? ये बेंजीन है हमारे पास. बेंजीन है गई हमारे पास ये. और यहाँ पे हमारे पास लिख देता हूँ CH3COCl. इसका कोई मुझे बताए इसका आईपैक नेम क्या है? दिस कॉल्ड एसिटाइल. व्हाट इज दिस? एसिटाइल क्लोराइड. यहाँ पे हमने जो है LCl3 के साथ इसका रिएक्शन करा दिया एंड यहाँ पे हमारे पास जाके लग गया. यहाँ पे हमारे पास एक ब्यूटीफुल बॉय जाके बन गया जो है हमारे पास एसीटोफिनोन. अच्छा, आई वांट टू आस्क यू गाइस समथिंग. व्हाट इज दिस?
What is this? This is a phenyl. This is a phenyl group. This is a phenyl group. So, you know, what does it look like? It looks like this. This is what it looks like. ये 6H5 है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन, एक कार्बन की जगह हमारे पास जो है एक दूसरा कार्बन से अटैच हुआ है. सो दिस इज बेसिकली जो है ये हमारे पास जो है C6H5 है. दिस इज फिनाइल ग्रुप, राइट. हमारे पास ये भी है, यहाँ पे भी है. यहाँ पे जो है हमारे पास बेसिकली जाके अगर हमारे पास ये एरोमेटिसिटी ना हो हमारे पास यहाँ पे फिनाइल बन जाएगा, राइट. दिस वुड बी अ फिनाइल, बट हियर हमारे पास है तो इट वाज नॉट. सही है. दैट्स वाज जस्ट वन कॉन्सेप्ट. अच्छा, हम अब आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को डिस्कस करते हैं. स्टेप 1 में हमारे पास क्या होगा? वी हैव रिएजेंट हमारे पास क्या है? CH3CO डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl एंड AlCl3. थक गया हूँ मैं बोल बोल के, यहाँ पे चला गया. यहाँ पे हमारे पास AlCl3 बन गया. यहाँ पे हमारे पास CH3CO एसाइल केटाइन बन गया, विच इज़ आवर इलेक्ट्रोफाइल. दिस इज आवर न्यूक्लियोफाइल फॉर रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट. मैं थक गया हूँ बोल बोल के. अब आपको करना है AlCl3 क्या कर रहा है यहाँ पे, बस बताओ. यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल है. कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? CH3C डबल बॉन्ड O. इसने अटैक कर दिया था जाके, इधर प्लस चार्ज है. यहाँ पे जाके लग गया हमारे पास ये CH3C डबल बॉन्ड O और हमारे पास रेजोनेशन स्टार्ट हो गई हमारे पास अरेनियम आयन के अंदर. और फिर हमारे पास जाके जो है फाइनली ये जो है हमारे पास जाके ऑब्टेन हो गया. थक गया हूँ मैं लिटरली, बिकॉज इट वॉज एवरीथिंग सेइंग देम अगेन, है ना. लेकिन मैं आप लोगों को बस ये इस वजह से मैंने कोशिश करा है कि मैं आपको चाहता हूँ आप लोगों को ना दिमाग में बैठ जाए. अब 5 बार एक रिएक्शन को आ रहा है, आप तो बैठ जाना चाहिए दिमाग में, है ना. अब तो बैठ जाना चाहिए यार, अब तो बैठ जाना चाहिए. या आई एग्री. अच्छा, अब हमारे पास क्या हुआ स्टेप 3 के अंदर जो है, स्टेप 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे जाके CH3 डबल बॉन्ड O ऊपर लग गया आगे. और हमारे पास साथ में जो है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. ये H निकला. यहाँ पे हमारे पास AlCl3Cl था. सही है ना. यहाँ पे जो है हमारे पास जाके H ने अटैक करा, HCl बनाया और यहाँ से जो है हमारे पास डबल बॉन्ड टूट गया. AlCl3 भी अलग हो गया और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया था. तो यहाँ पे हमारे जाके पॉजिटिव चार्ज कैंसिल हुआ. हमारे पास बन गया एक ब्यूटीफुल सा मॉलिक्यूल विच इज़ कॉल्ड एसिटोफिनोन. अच्छा जी, ये अभी हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया. लेट्स गो फिल द टेबल. ये हमारे पास ये आ गया टेबल. राइट. आर एक्स सिस्टम इस्तेमाल होता है एसाइलेशन के लिए. हम लोग ने क्या इस्तेमाल करा? RC डबल बॉन्ड OCl या RCOX के. सही ना. अच्छा, ये इस्तेमाल करा हमने. AlCl3 हमने इधर इस्तेमाल करा. अच्छा, ये आपको शायद अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये हमने अगर अपनी नोमेनक्लेचर नहीं करा तो आपको समझ नहीं आएगा. समझा दूंगा मैं अभी आपको ये ध्यान में रखना है. अच्छा, और हमारे प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन हुआ? एसिटोफिनोन. सही है. समझ में आई बात समझ में आई. सारे रिएक्शन कर लिए इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के. नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक जो कि हमारे पास है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट. आई गाइस रेडी टू डिस्कस दिस नेक्स्ट टॉपिक विद मी, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट. चलो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट? सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट को एक और नाम भी दिया जाता है विच इज ऑल्सो नोन एज ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन. अच्छा, ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन का हमारा मतलब क्या है? अच्छा, हमारे पास जब भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करके लग जाता है बेंजीन के ऊपर. अब जो उस इलेक्ट्रोफाइल का जो नेचर है उसकी वजह से जो है हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इन्फ्लुएंस होता है कि वो आके कहाँ लगेगा. सही है. उससे हमें पता चलता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल विल इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ द इनकमिंग नेक्स्ट सेकंड इलेक्ट्रोफाइल. सही है. तो जब हमारे पास जब अटैक ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल होता है तो हमारे पास क्या होता है प्रोड्यूस. जस्ट नो दैट हमारे पास आफ्टर द अटैक ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल वी हैव अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट फॉर्म. मोनो सब्स्टिट्यूटेड स्पेलिंग बोल रहा हूँ मैं. प्रोडक्ट एक हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाता है. नाउ व्हाट डज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लुक लाइक? इट लुक्स लाइक दिस. दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सही ना. दिस इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट. सही है. अच्छा, ये कितने हाइड्रोजन आइटम से सब्स्टिट्यूट हुआ होता है? अब ये मोनो है. मोनो का मतलब वन कितना? अब हमें बेंजीन के ऊपर क्या लगा होते हैं? इट इज कवर्ड बाय कार्बन के अलावा क्या होता है? हाइड्रोजन. सो इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय वन हाइड्रोजन आइटम. राइट. समझ में आया. अच्छा, अब जब हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक होकर लग गया, अब इससे हमारे पास दूसरी जो इलेक्ट्रोफाइल जहाँ पे आके लगेगा वो इस फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल से इन्फ्लुएंस होगा. तो आफ्टर द अटैक ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा इट वुड ऑक्यूपाई
it would occupy one of three isomeric position. Isomeric positions, 3 isomeric positions? What is this? What is this blabber? What am I saying? समझ आता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब हमारे पास जो बेंजीन भैया है ना, उनकी हर एक जगह का ना एक कोई नाम है. उनकी 6 साइड्स हैं. इट इज़ अ हेक्सागन. फर्स्ट पे जो आगे हमारे पास जाके लगता है सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल, ये देखें. लुक एट दिस स्ट्रक्चर. यहाँ पे आगे हमारे पास सबसे पहला इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है. सही है. अब जब हमारे पास जो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जब आता है वो हमारे पास या तो यहाँ पे लगेगा, 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 या तो यहाँ पे लगेगा. वो सब डिपेंड करता है इसके ऊपर, जो ये चाहे, जो इसका नेचर है, जो ये चाहे वो इसको इधर या तो इधर भी कर सकता है, तो इधर भी कर सकता है, तो इधर भी कर सकता है. लेकिन इट डज. अब ये इनकी जो पोजीशंस है, इनके नाम क्या है, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट पोजीशन है इट इज़ फॉर द फर्स्ट रेडिकल. सही, जहाँ पर जाकर सबसे पहले स्टूडेंट लेगा. जो सेकंड पोजीशन है और जो क्या कहते हैं सिक्स पोजीशन है, उसको हम कहते हैं ऑर्थो. सो वी कैन राइट कि हमारे पास सेकंड एंड सिक्स पोजीशन जो है वो है बस ऑर्थो. और हमारे जो तीसरी पोजीशन है, तीसरी और पांचवी जो पोजीशन है, इट इज़ कॉल्ड मेटा. 3 and 5th पोजीशन इज कॉल्ड मेटा. और हमारे जो फोर्थ पोजीशन है, इट इज कॉल्ड पैरा. Oh, sorry. This fifth is called, fourth is called para, and 3 and 5th is called meta. सही है, समझ में आई. अब अच्छा, जब हमारे पास रिएक्शंस होते हैं ना बेंजीन के, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और फिर क्या कहते हैं उनके बाद जब सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके भी अटैक करते हैं उनके ऊपर, तो हमारे पास एक इधर उधर लाइक जब हमारे ऑर्थो या पैरा पे लगता है या मेटा पे लगता है, इस तरह के होते हैं. लेकिन हमारे पास जो तीनों आइसोमर्स है ना, इक्वल प्रोपोर्शनल फॉर्म नहीं होते. अभी मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आपको बस समझने की कोशिश करनी है अभी, एंड उसके बाद मैं आपको अच्छी तरह समझा दूंगा. 3 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन अनइक्वल प्रोपोर्शन. एक अनइक्वल प्रोपोर्शन में ये 3 आइसोमर्स फॉर्म होते हैं. मतलब कि क्या, मतलब कि अगर रिएक्शन हो और हमारे पास दूसरा इलेक्ट्रोफाइल आया हो, तो ऐसा हो सकता है कि ओ पे ज़्यादा हो जाए, ओ पे क्या कहते हैं जो है रिएक्शन ज़्यादा हो, और मेटा पे कम हो और पैरा पे कम हो. क्या बोल रहे हैं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, ज़्यादा कम क्या बोल रहे हैं. अभी समझाता हूँ बेटा, टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है. नहीं अच्छा क्यों अब ये 3 आइसोमर्स की लाइक अनइक्वल प्रोपोर्शन क्यों होती है? क्योंकि हमने बोला एज फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जो होता है हमारे पास, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट influences the position of as first substituent influences the position occupied by the incoming second electrophile. क्या बोल क्या रहा हूँ मैं, इतनी देर लगा के लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहे हैं क्या बोल रहा मैं? नहीं, बेसिकली मैं वापस से रिपीट करूँगा. इतना अनइक्वल प्रोपोर्शन क्या होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो अनइक्वल प्रोपोर्शन ये होता है क्योंकि आपको इस तरह याद करना है, व्हेन वन गेस्ट इज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द बेंजीन रिंग, दे गेट टू डिसाइड एग्जैक्टली वेयर द नेक्स्ट गेस्ट सिट्स. क्या मतलब? ये जो पहला इलेक्ट्रोफाइल है ना, द फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल, इट इज़ द फर्स्ट गेस्ट. आपने एक दावत रखी और आपने सबको बोला कि जो सबसे पहले आएगा वो डिसाइड करेगा कि टेबल पे कौन कहाँ बैठे, टेबल पे आके कौन कहाँ बैठे. तो फर्स्ट गेस्ट आ गए हमारे पास अब्दुल्ला साहब आ गए. अब्दुल्ला ने बोला कि अब अब्दुल्ला आ गया. सही, अब्दुल्ला बैठ गया सबसे बड़ी वाली चेयर पे, द बॉस चेयर विच इज़ दिस सीट. यहाँ पे आके अब्दुल्ला आके बैठ गया. अब हमारे पास आए इब्राहिम भाई आए. सही है, इब्राहिम भाई ने पूछा अब मैं कहाँ बैठूँ. अब मेरा जो थोड़ा लाइक है ना, मुझे लगता है कि इब्राहिम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो मैं इसको बैठा दूंगा ऑर्थो पोजीशन पे. सही है. अब हमारे पास आ गए माज भाई. अब माज जो है मुझे माज से नफरत है. अब मैं चाहता हूँ मुझसे थोड़ा दूर बैठे, तो हम उसको बैठा देंगे पैरा पे. सही ना. अब थोड़ी नफरत है, इसको हम बैठा देंगे मेटा पोजीशन पे. सही है. अब हमारे पास जो है आ गया, क्या कहते हैं, एक और क्या नाम ले, जैद ले लेते. जैद आ गया. सही. जैद जो है, जैद से भी ना इनकी थोड़ी सी नफरत भी है, थोड़े प्यार भी है, तो इनको बैठा देता है पैरा पे. सही है ना, दूर, सबसे दूर, क्योंकि ही डजंट इवन वांट टू टॉक टू हिम. लेकिन अगर मेटा को उसको इतना थोड़ा सा करीब बिठाया इस वजह से, क्योंकि थोड़ी लड़ाई हो तो इसको फड्डा कर लेगी. सही, जाके इसके साथ. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो ये जो है ना, आर डिसाइड्स. इट इज़ ऑल अप टू आर. जो पहला गेस्ट जो आ गया गेम जीत दिया. सही है ना, ही गेट्स टू डिसाइड कि कौन कहाँ बैठे आके. सही है. इस तरह सिंपल है ये. सही ना. बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि इधर से हमारे पास अब्दुल्ला आ गया. यहाँ पे अब्दुल्ला ने डिसाइड किया कि इब्राहिम इधर बैठेगा, तो इब्राहिम को इसने इधर बैठा दिया. E2, दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, इधर आके बैठ जाएगा. अभी भी समझ नहीं आ रहा. कोई टेंशन की बात नहीं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है. अभी समझा देता हूँ मैं. अब मैं आपको बिल्कुल विजुअलाइजेशन के साथ समझाता हूँ, बिल्कुल आराम से बैठ के आपको बस समझना है. ये हमारे पास एक बेंजीन है, दिस इज अ बेंजीन है. एक इलेक्ट्रोफाइल आया और इसने इसको अटैक कर दिया. तो ये बेंजीन के ऊपर आके अटैक कर दिया. बेंजीन के ऊपर आके हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ और हमारे पास आके यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके यहाँ पे बैठ गया. ये है फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल. अब ये आके बैठ गया. अब ये डिसाइड करेगा कि दूसरा जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहाँ लगेगा.
सही है ना. एंड दिस इज अ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. सही है, समझ में आया. दिस इज अ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट. ऑलराइट, अब हमारे पास आ गया सेकंड इलेक्ट्रोफाइल. ये हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रोफाइल, इसने आके अटैक कर दिया E1 के ऊपर. E1 जो हमारे पास ऑलरेडी जो लग गया था बेंजीन के ऊपर, इसने आके अटैक कर दिया इस पर. सही, इसने जब इसके ऊपर आके अटैक कर दिया, इसने इसके ऊपर आके अटैक कर दिया, तो अब इसकी मर्जी है कि इसको कहाँ बिठाए. अब ये चाहे तो लेट मी डू इट विद अनदर कलर, E2 ना. ये चाहे तो इसको इधर भी बिठा सकता है, ये चाहे तो इसको इधर भी बिठा सकता है, ये चाहे तो इसको इधर भी बिठा सकता है. सही ना. जब ये यहाँ पे हमारा ये इंटैक्ट उधर ही रहेगा, ये इंटैक्ट उधर ही रहेगा. अच्छा, ये इसने इधर ही बैठा दिया, इधर ही बैठा दिया, इधर ही बैठा दिया. क्या मतलब भाई, देखो अगर इसने इधर अपने बिल्कुल साइड में बैठाया ना सेकंड पोजीशन पे, तो इट इज़ कॉल्ड ऑर्थो. और अगर इसने उससे थोड़ा आगे बैठा दिया तो उसको हम कह देंगे मेटा. थोड़ा बिल्कुल ये अपने बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट बैठा दिया तो उसको कहेंगे पैरा. अब समझ में आया, अब समझ में आया, अभी समझ नहीं आया. अच्छा, अभी और समझा देता हूँ मैं. अब देखो, जब भी हम डायरेक्ट करते हैं ना, जब भी ये फर्स्ट मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो डायरेक्ट करता है सेकंड का इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को, ये दो कैटेगरीज में करता है. या तो ये ऑर्थो पैरा पे करके करेगा, या तो ये बिल्कुल सिर्फ मेटा पे करेगा. या तो सिर्फ ऑर्थो पैरा पे करेगा, या तो फिर सिर्फ ये मेटा पे करेगा. सही है, मैं समझाता हूँ क्या होता है. दो कैटेगरीज हमारे पास, एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं. ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हमारे पास कुछ ये स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल वो बेसिकली दीज आर ग्रुप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स. ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं, ये हमारे पास जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जो भी हो, वो क्या क्यों ना वो मेटा डायरेक्टिंग हो, ऑर्थो डायरेक्टिंग हो, जो भी हो, वो उसको उस पर ही डालेंगे जो क्या कहते हैं, जो उन ग्रुप्स का अपना ही नेचर हो. अब ये ग्रुप्स कौन से होते हैं हमारे पास, ये ग्रुप्स इस तरह के होते हैं. दीज आर द ग्रुप्स. इसके अंदर हमारे पास आर आता है, आर हमारे पास CH3 भी हो सकता है, CH3 हो सकता है. यहाँ हमारे पास कोई सा हेलोजन, ये हमारे पास X जो एक हेलोजन है. यहाँ हमारे पास एक थायोल ग्रुप भी हो सकता है. थायोल ग्रुप, दिस बेसिकली थायोल ग्रुप. सही है ना. हमारे पास अमाइन ग्रुप भी हो सकता है. दीज आर व्हाट, दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. ये देखिए हेलोजन, CH3, ब्रोमीन, OR. व्हाट इज OR, व्हाट इज OR, आई डोंट नो. कोई बात नहीं, नोमेंक्लेचर में पढ़ा दूंगा, अभी आप लोग टेंशन नहीं लो. सही है ना, सब कुछ पढ़ा दूंगा मैं. सही. तो दीज आर ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स. ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं. अब ये करते क्या है, जैसे ये आके लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है ये Cl लिया हमने, और यहाँ पे आके Cl लग गया, Cl लग गया. अब ये Cl क्या करेगा, देन व्हाट दिस Cl विल डू इज, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर देगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, कि ताकि जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल जो अभी हमारे पास आएगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लवर्स होते हैं. अब जाकर हमारे पास ऑर्थो पैरा और पैरा पे हमारे पास पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल उधर ही आएगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास आके लग जाएगा. सही ना. इस बेसिकली एक अब्दुल्ला हमारे पास आगे लग गया इधर. सही ना. अब्दुल्ला को पता है इब्राहिम को खाना पसंद है. सही ना. अब खाना पसंद है, तो वो खाना हमारे पास सबसे ज़्यादा उसकी साइड वाली चेयर के सामने रखा हुआ है, तो उसने उधर कर दिया. उसको पता है कि क्या कहते हैं पैरा पोजीशन में ज़्यादा रखा हुआ है, तो उसने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या कहते हैं जब इब्राहिम आ रहा होगा तो उसको बोलेगा इधर आके बैठ जाओ. सही. उसको देखे, और इब्राहिम को पता है कि उसको खाना पसंद है, तो जैसे खाने को देखा वो खाने को देख के इधर आके बैठ जाएगा. समझ में आ रहा है. दिस इज सिंपलेस्ट वे आई कैन एक्सप्लेन. बच्चों की तरफ समझा रहा हूँ लिटरली, अब तो समझ में आ जाना चाहिए. सही है ना. वेरी इजी. राइट. समझ में आई बात समझ में आई या नहीं. तो इधर यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. सही है. तो इफ आई राइट इट द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स बेसिकली डायरेक्ट इनकमिंग electrophile to ortho and para positions. Ortho and para positions. सही है. किस तरह, how do they do it, how are they able to do it, they increase ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं. किधर, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑन दीज पोजिशंस. इधर ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देता है. अब ये जो इंक्रीज कर दी इन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको कहते क्या है, इसको एक टाइम है, दिस कॉल्ड एन इफेक्ट, दिस बेसिकली एन इफेक्ट. इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट. इसको कॉल्ड है रेजोनेंस इफेक्ट. रेजोनेंस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इन सिंपल टर्म्स इट इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे सारे अपने. सही है ना. तो इससे क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इंक्रीज कर देते हैं, व्हेन वी इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, there would be more attraction for incoming electrophile on this position. अच्छा, सही है. अब हमें कोई एग्जांपल तो दे सर, कोई रिएक्शन तो दिखाएं कि हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके लग रहे हैं नेक देख इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर लगा हुआ है.
बेटा आपको ना स्पून फीड करवा रहा हूँ मैं भी इस वक्त, तो आप लोग समझना चाहिए आप लोगों को, यू गाइस नीड टू गेट दिस कॉन्सेप्ट, ओके। हमने एक इलेक्ट्रोफाइल ले लिया OH। अब OH जो है हमारे पास एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर है, और हमने इसको लगा दिया एक बेंजीन रिंग के ऊपर। हमने इसको लगा दिया एक बेंजीन रिंग के ऊपर। व्हाट इज दिस कॉल्ड हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन इसके अलावा हम लोग इसको और भी एक चीज़ कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन, OH ग्रुप ऑफ फिनॉल कह सकते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। दिस इज बेसिकली अ फिनॉल, तो हम लोग इसको नीचे लिख सकते हैं दिस इज अ फिनॉल। अब ऊपर OH लगा हुआ है, OH क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। अब अगर इसके साथ जिसका भी हम लोग रिएक्शन कराए वो हमारे पास आके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लग जाएगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इस पर आके लग जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके लग जाएगा। तो हम लोग करा देते हैं क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल। हमने करा दी क्लोरीनेशन ऑफ फिनॉल। अच्छा, हमने कौन सा रीजन से इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा हेलोजन इस्तेमाल करेंगे? हम लोग इस्तेमाल करते हैं Cl2, क्योंकि हम लोग क्लोरीनेशन कराए तो हम लोग रिएजेंट ही क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छा, इसके लिए हम लोग जो फिनॉल के जो मॉलिक्यूल्स है ना, हम दो फिनॉल के मॉलिक्यूल्स लेंगे एंड 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों पे हमें डायरेक्ट करना है, तो हमें 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल चाहिए, 2 फिनॉल के। अब होगा क्या, हमारे पास यहाँ पे OH यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ पे भी OH लगा हुआ था, यहाँ पे फिनॉल बना हुआ था। अब हमारे पास अब से इसके अंदर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन क्या है? ये ऑर्थो है एंड ये पैरा है यहाँ पे, वो सॉरी यहाँ पे हमारे पास पैरा है। तो अब हमारे पास क्लोरीन जो है यहाँ पे कि हमारे पास आके ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा। क्लोरीन यहाँ पे आके लग गया एंड यहाँ पे हमारे पास आके क्लोरीन वापस यहाँ पे लग गया। सो व्हाट इज दिस? व्हाट बेसिकली हैपेंड इज यहाँ पे हमारे पास बन गया के O क्लोरोफिनॉल, और यहाँ पे बन गया P क्लोरोफिनॉल, पैरा क्लोरोफिनॉल। समझ में आया क्या हुआ? यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इस वजह से हमारे पास क्लोरीन जो है आके यहाँ पे लग गया और एक हमारे पास आके यहाँ पे लग गया। समझ में आया ये बात समझ में आई क्या? इजी है ना? समझ में आ रही है ना बात? चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को। व्हाट आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स? सिंपल वही कहानी ऑटो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की। ये लोग दे डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू मेटा पोजिशंस। समझ में आई बात? मेटा पोजिशन में ये लोग डायरेक्ट कर देते हैं, और क्या कहते हैं अनकमिंग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल को। अच्छा, अब इनका मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, ये थोड़ी डिफरेंट तरह करते हैं ये लोग। बताऊँ क्या करते हैं? ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटा पोजिशन पे इंक्रीज़ नहीं करते हैं। ये लोग क्या करते हैं ये लोग नहीं करते ये जो जैसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर्स करते हैं कि ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं। तो ये लोग ये नहीं करते कि मेटा पोजिशन पे ये लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करते, बल्कि ये लोग क्या करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली मेटा पोजीशन पे ऑर्थो एंड पैरा से ज़्यादा आ जाती है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, इलेक्ट्रोफाइल देखेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पोजीशन पे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसकी उतनी ही रही जितनी थी, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे कम हो गई। तो कंपैरेटिवली स्पीकिंग ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेटा पोजीशन से कम है, मेटा पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इलेक्ट्रोफाइल आके मेटा पोजीशन पे अटैक कर देगा। सही है? तो व्हाट बेसिकली हैपन इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिक्रीज electron density on these positions, on ortho and meta positions सही है? समझ में आई बात? ये लोग उधर से डिक्रीज कर देते हैं। जब उधर से डिक्रीज कर दिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इस इफेक्ट का नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। और इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या? व्हाट बेसिकली हैपेंड, हमने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, वी विड्रू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑर्थो एंड मेटा पोजिशंस। अब ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन पे अगर हमने अगर विड्रॉ कर लिया तो हमारे पास क्या हुआ? हमारे पास उधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, उधर से वो जगह है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो एंड मेटा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे हमारे पास थोड़ा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव आ गया। क्या हो गया हमारे पास? यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव आ गया। नेगेटिव तो नहीं आया, यहाँ पे न्यूट्रल ही रहा, यहाँ पे न्यूट्रल ही रहा, लेकिन कंपैरेटिवली पॉजिटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन के पास, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल के पास चॉइस हो गया न्यूट्रल पे जाए, अब भाई देखो कोई क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे न्यूट्रल है ज़्यादा है, सही है, पॉजिटिव है कम है, सिंपल सी बात है, सही है। और कुछ मैं आपको थोड़ा लंबा चौड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहता, बट आप लोगों को समझ नहीं आएगा फिर, सही है ना? अच्छा, तो व्हाट हैपेंस नाउ, देयर वुड बी मोर अट्रैक्शन, क्योंकि हमने डिक्रीज़ कर दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, डिक्रीज़ कर दिया हमने। नाउ देयर वुड बी मोर अट्रैक्शन
for electrophile, more attraction for incoming electrophile at meta position. सही है, समझ में आई बात? सिंपल। अच्छा, अब हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स क्या होता है? मेटा डायरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं? This is COR is a meta director, NO2 is a meta director, COCH3 is a meta director, CHO, COH carboxyl group, sulfoniamine, CN cyanide group, एंड हमारे पास ये सारे जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। CH3 भी हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, CONH भी है, COX भी है। क्या कहा सर? सर क्या कहा आपने? CH3 इज अ मेटा डायरेक्टर? नहीं, मेटा डायरेक्टर नहीं है CH3। इट इज़ एन ऑर्थो एंड पैरा, O एंड पैरा, सही है, O एंड P डायरेक्टर, सही है ना? तो बेसिकली बताऊँ बच्चे करते क्या है? बच्चे याद करते हैं कि जिसके अंदर भी C आ रहा है ना, देखिए C सबके अंदर C आ रहा है, सिर्फ SO3 NO2 मैंने इधर लिखा है जिनके अंदर C नहीं है। तो क्या वो बच्चे याद करके आता है कि जिसके अंदर भी C है ना, तो सारे जो है हमारे पास मेटा डायरेक्टर्स हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, CH3 इज़ नॉट अ मेटा डायरेक्टर। बाकी सारे हाँ बच्चे याद करके चले हैं। बेसिकली मेरा ये गलत हुआ था, ये जो साइनाइड का है ना, व्हेन आई गेव माई एग्जाम ऑफ केमिस्ट्री सेकंड ईयर, तो मेरा साइनाइड वाला गलत हो गया था, बिकॉज आई थॉट दैट इट वाज ऑर्थो एंड पैरा, और मुझे ये वाली ट्रिक नहीं पता थी। तो इफ़ यू गाइज नो दिस ट्रिक, यू गाइज आर ब्लेस्ड, सही है ना? तो जस्ट रिमेंबर कि ऑल electrophiles that have a C in their name are electrophiles except methyl cation, सही है ना? अच्छा, तो हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है, हम लोग लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ COH कार्बोक्साइल ग्रुप, सही है ना? COH कार्बोक्साइल ग्रुप जो है हमारे पास इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल, सही है ना? इज़ एन इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ अ मेटा डायरेक्टर, सही है? तो हम लोग COH ऑफ बेंजोइक एसिड की एग्जाम्पल लेते हैं। वो बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेसिकली हम लोगों ने COH ग्रुप को क्या कहते हैं, बेंजीन इनके ऊपर लगा दिया, तो हम बस बेंजोइक एसिड बन जाता है, सही है ना? तो वी विल डू, हम लोग जो रिएक्शन करेंगे उसका नाम करेंगे नाइट्रेशन कर देते हैं, नाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। और इसके अंदर हम लोग जो रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे वो हम लोग करेंगे नाइट्रिक एसिड, हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, सॉरी। Alright, understood? So we'll write HNO3 concentrated, हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर हमने क्या करा, हमने लगा दिया COH, so what did we get? We get benzoic acid। अब हमारे पास हमें पता है COH इज़ अ मेटा डायरेक्टर, तो हमारे पास जब इसके साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो NO2 होगा हमारे पास मेटा पोजीशन पे आ जाएगा, क्यों मेटा पोजीशन पे क्यों आ गया? क्योंकि हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो हमारे पास जो है मेटा पोजीशन पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई। तो वी कैन से कि दिस इज़ अ मेटा नाइट्रोटोलुइन, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, simple. This was the substituent effect. This whole substituent effect basically deserved another lecture, but मैंने सोचा इसको इसके अंदर ही स्क्वीज करता हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी शॉर्ट, सही ना? तो या दैट्स ऑल। बाकी हम लोग कोई समझने वाली चीज़ों में सब कुछ हमने समझ चुके हैं। अब हमने बेंजीन का पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है अब हमें कुछ डिस्कस करना है रिएक्शंस ऑफ टोलुइन। वी नीड टू डिस्कस अ फ्यू रिएक्शंस ऑफ टोलुइन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो जिनके अंदर हमने टोलुइन के साथ रिएक्शंस करे हैं। कौन से रिएक्शंस? अल्काइलेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सारे रिएक्शन। तो लेट्स स्टार्ट विद द नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन। अच्छा, नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन से पहले आपको पता होना चाहिए कि टोलुइन इज़ अ मेटा डायरेक्टर, मेटा डायरेक्टर नहीं, आई गॉट यू गाइस ऑफ गार्ड, सही ना? इट इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। मैंने अभी समझाया दैट CH3 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब भी ये हम लोग इसका रिएक्शन करेंगे ना, यू वुड एटलीस्ट टेक 2, नॉर्मली वी वुड टेक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ टोलुइन, सही? क्योंकि ताकि हमारे पास एक ऑर्थो बने और एक पैरा बने, सही ना? तो अच्छा, आज नाइट्रेशन हो रही है। नाइट्रेशन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं? HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड। और हमारे पास जो बेसिकली जो इसका जो कैटलिस्ट है वो क्या होता है? H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड। अब हमारे पास क्या होगा? और ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होएगी तो हमारे पास यहाँ पे आके नाइट्रो लग जाएगा. You'd get nitro here and a nitro here. Now what is this? What are these? This is a O nitrotoluene. O nitrotoluene. Oh, sorry. The O nitrotoluene. And what is this? This is a P nitrotoluene. सही है, समझ में आई बात. अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको एक चीज़ बोली थी. आई थिंक यू गाइज माइट हैव फॉरगॉटन इट बाय नाउ, लेकिन आई रोट दिस बिफोर आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाने से. व्हाट इज दिस? द 3 आइसोमर्स आर फॉर्म्ड इन अनइक्वल प्रोपोर्शन. अनइक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं, मतलब क्या? ऑर्थो ज़्यादा बन जाता है, पैरा ज़्यादा बन जाता है, मेटा कम बन जाता है. इस तरह करके होता है, सही है ना? मतलब स्पेसिफिकली जो मैंने अभी सिचुएशन दी वो नहीं, बट इस तरह होता है कि अनइक्वल होता है. कभी ऑर्थो ज़्यादा, कभी मेटा ज़्यादा, कभी पैरा ज़्यादा, कभी ऑर्थो कम, कभी ऑर्थो ज़्यादा, कभी मेटा कम. इस तरह करके, सही ना? तो इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ, हमारे पास एक ऑर्थो बना और पैरा बना. अब ये इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बने. दे डिड नॉट फॉर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन. हमारे पास जो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन जो है, द ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन इज़ द मेजर प्रोडक्ट. यहाँ पास मेजर प्रोडक्ट है. व्हाट इज दिस? द मेजर प्रोडक्ट. एंड हमारे पास जो है ये पी नाइट्रोटोलुइन जो है इज़ द माइनर प्रोडक्ट. सर क्या मतलब मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट? ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमने तो कभी भी नहीं पढ़ा. ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी. बेसिकली हमारे पास मेजर प्रोडक्ट में हमारे पास जो है, हमारे पास ऑर्थो ज़्यादा फॉर्म हुआ है. कितना ज़्यादा फॉर्म हुआ है सर? 65% ऑफ द हमारे पास प्रोडक्ट जो है हमारे पास यही फॉर्म हुआ है. माइनर प्रोडक्ट जो है हमारे पास, इट इज़ फॉर्म 33%. अच्छा 33%, 33 + 65 कितना होता है? हाउ मच इज़ इट? It is 99%. It is 99%. अच्छा सर 99%, 1% क्या बना है? 1% आपके पास मेटा बन गया बेटा. 1% आपके पास मेटा बन गया. हमारे पास मेजर प्रोडक्ट जो है हमारे पास ऑर्थो बना है, सही, क्योंकि हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इस्तेमाल हुआ है ना. CH3 से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर. हमारे पास ज़्यादातर हमारे पास ऑर्थो और पैरा बनेंगे. ऑर्थो ज़्यादा बना, उसके बाद पैरा बना है. बिकॉज ऑर्थो क्यों ज़्यादा बना है? ऑर्थो इज़ द क्लोजेस्ट, बिकॉज ऑर्थो इज़ द क्लोजेस्ट टू द मिथाइल ग्रुप. सही है, इस वजह से. अभी बात है, आपको कोई समझाते ही नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ. तो बिकॉज यू गाइस हैव टू टेक एडवांटेज एंड लर्न दिस. यू गाइस हैव टू गो एंड रीड द बुक एंड देन रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट दैट आई एम जस्ट टीचिंग यू गाइस. ओके. अच्छा, नाउ विल मूव ऑन टू सल्फोनेशन ऑफ टोलुइन. सल्फोनेशन ऑफ टोलुइन में हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं? व्हाट रिएजेंट डू वी यूज़? वी यूज़ SO3. SO3 के साथ हमने रिएक्शन कर दिया, तो हमारे पास अब CH3 है. CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, हमारे पास एक SO3 यहाँ पे आ जाएगा. दिस वुड फॉर्म व्हाट? दिस वुड फॉर्म O बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ओ वेट अ सेकेंड, बहुत ही गंदी राइटिंग कर रहा हूँ आज तो मैं, है ना बॉयज़ एंड गर्ल्स. सही है, ओ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. एंड व्हाट डज दिस फॉर्म? दिस फॉर्म P बेंजीन सल्फोनिक. अच्छा यहाँ पे SO3 आएगा पैरा पोजीशन पे. बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बुक में वैसे इतना पढ़ाया नहीं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, आई नो, बट चीज़ें अगर आपको समझ नहीं आएंगी, फ़ायदा क्या? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ एंड यू गाइज आर जस्ट रट्टाफाइंग एवरीथिंग. ये एमकेट में ना, अगर एमकेट में आपको बहुत फ़ायदा होगा इससे. एमकेट में बहुत फ़ायदा होगा. एमकेट में बच्चों को रिएक्शन रटने में ना दिन लग जाता है. आखिरी दिन तक ना बच्चे बस रिएक्शन रटना बस ये लगा रहता है. तो अभी आप लोग रट रहे हैं, समझ रहे हैं ना, समझ के पढ़ रहे, तो आपको आखिर में रट्टा मारना जो है ना ईजी होगा. सही है. हेलोजेनेशन ऑफ टोलुइन. हेलोजेनेशन ऑफ टोलुइन में क्या होता है? हमारे पास ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, हम लोग इसका सिंपल रिएक्शन करा देंगे Cl2 के साथ. Cl2 के साथ करा दिया, हमारा Cl यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया. एंड साथ में हमारे पास क्या हुआ? साथ में हमारे पास HCl रिलीज़ हो गया, 2HCl. अच्छा, मैं कंडीशंस लिखना भूल गया. आई थिंक आई फॉरगॉट टू राइट द कंडीशंस. हाँ, इधर लिखना भूल गया. FeCl3 हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? O क्लोरोबेंजीन. एंड ये क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? दिस इज कॉल्ड P क्लोरोबेंजीन, पैरा क्लोरोबेंजीन. सही, क्योंकि पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, राइट. दिस कॉल्ड पैरा क्लोरोबेंजीन. सही है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू एल्काइलेशन ऑफ टोलुइन. एल्काइलेशन ऑफ टोलुइन, आप देख रहे होंगे मैंने इसके अंदर 3 रिंग्स बनाए हुए हैं, 3 बेंजीन रिंग्स बनाए हैं. क्यों? और व्हाई आर वी यूजिंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ टोलुइन? बिकॉज इसके अंदर हमारे पास मेटा की भी फॉर्मेशन होती है.
इसके अंदर हमारे पास बहुत ही अजीब सा सीन है। इसके अंदर हमारे पास ऑर्थो भी होगा, पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट, तीनों हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे, तीनों हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। मैंने आपको इधर समझाया था कि 1% जो है इधर मेटा बना है, लेकिन मैंने लिखा नहीं। इधर मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। आई विल राइट इट, ओके, आई विल राइट इट। 3CH3Cl हमने 3 टॉल्यूइन ली और उनका हमने रिएक्शन करा दिया 3CH3Cl, 3 क्लोरोमीथेन के साथ। तो 3 क्लोरोमीथेन के साथ हमने रिएक्शन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड AlCl3। हमारे पास बन गया एक, क्या बना हमारे पास, ओजाइलिन बन गया, ओजाइलिन बन गया, मेटाजाइलिन बन गया एंड एक पैराजाइलिन बन गया। सर जाइलिन क्या होता है बेटा? बेटा क्या हो गया आपको? मैंने अभी आपको पढ़ाया तो था जाइलिन का क्या स्ट्रक्चर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जाइलिन। हमारे पास जब 2 मिथाइल ग्रुप्स बेंजीन के ऊपर लगे हुए हो हमें जाइलिन कहते हैं। एंड जिस पोजीशन पे जैसे ओ पे लगा हुआ है तो दिस वुड कॉल्ड ओजाइलिन। सही, अगर ये पी पे लगा हुआ है तो दिस वुड कॉल्ड पीजाइलिन। अगर ये ओ दिस वुड कॉल्ड यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे अगर लगा हुआ है तो इट वुड कॉल्ड पीजाइलिन। अगर हमारे पास मेटा पे लगा हुआ है तो हमारे पास इट वुड बी कॉल्ड मेटाजाइलिन। इस तरह के वी नेम जाइलिन। सही है, तो जाइलिन क्या होता है? व्हेन देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच ऑन द बेंजीन रिंग। समझ में आया? सॉरी गाइज, मुझे नज़ला हुआ है, मैं बिल्कुल भी इतनी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, बट ऑल आई वांट यू गाइज टू डू इज स्टडी स्मार्टली। सही है ना, कॉन्सेप्चुअली पढ़े आप लोग। इधर जो है हमारे पास ओजाइलिन बन गया, दिस इज ओजाइलिन, दिस इज मेटाजाइलिन, दिस इज पैराजाइलिन, और साथ में हमारे पास एक और चीज़ बनी 3HCl। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि अनइक्वल प्रोपोर्शन में बनता है। सही है ना, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास पीजाइलिन एंड ओजाइलिन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट है। लेकिन इन दोनों में से भी अगर पूछा जाए तो हमारे पास ओजाइलिन जो है इट इज़ द मेजर प्रोडक्ट, मेजर, एंड द माइनर प्रोडक्ट इज मेटा। सर थोड़ा डिटेल में बता देंगे कौन कितना बना है? मैं बता देता हूँ। ओजाइलिन हमारे पास बना है 52%, पीजाइलिन हमारे पास बना है 48%, नहीं 40%, इट इज़ मेड 40%, और हमारे पास मेटाजाइलिन जो बना है इट इज़ मेड 8%। 8%? सर 8% तो कुछ भी नहीं है, तो लिखने की ज़रूरत क्या थी? इसको हटा देते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप बस बोलते ऑर्थो एंड पैरा बने। नहीं बेटा, वी नीड टू नो दिस। सही है ना, हमें लिखना है रिएक्शन के अंदर। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन अनस्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। ये बना है लेकिन दिस वॉज यूज एज एन इंटरमीडिएट। सही है ना, दिस वॉज यूज एज एन इंटरमीडिएट, और ये अनस्टेबलाइज होता है तो इट बेसिकली जस्ट इट इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर अस। सिंपल सी बात है। सही, इट इज़ एन अनस्टेबलाइज्ड इंटरमीडिएट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट रिएक्शन जो कि हमारे पास है एसाइलेशन ऑफ टॉल्यूइन। व्हाट हम लोग क्या करेंगे? एसाइलेशन ऑफ टॉल्यूइन। एसाइलेशन ऑफ टॉल्यूइन में हमारे पास क्या होता है? टॉल्यूइन लेते हैं हम लोग और इसकी एसाइलेशन कर देते हैं। एक एसाइल कैटायन हमारे पास होता है CH3COOCl। सही, हमने ये लिया और इसकी हमने एसाइलेशन कर दी। और इज दिस क्या कहते हैं, एसिटाइल क्लोराइड है हमारे पास। सही है, हमने इसका रिएक्शन करा तो हमारे पास क्या हुआ? व्हाट डिड इट फॉर्म? इट फॉर्म जस्ट वन प्रोडक्ट। व्हाट? इट फॉर्म जस्ट वन प्रोडक्ट। हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट बना। कितना बना? एक प्रोडक्ट बना। सर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट है टॉल्यूइन, तो पैरा प्रोडक्ट किधर है? पैरा प्रोडक्ट नहीं है, हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल बना है। क्यों सर पैरा प्रोडक्ट क्यों नहीं है हमारे पास? ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं है? सॉरी, दिस हमारे ऑर्थो प्रोडक्ट बना है। ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं है? पैरा प्रोडक्ट बना है हमारे पास, ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना हमारे पास? ऑर्थो प्रोडक्ट क्यों नहीं बना हमारे पास? बेटा जस्ट सी दिस मॉलिक्यूल कितना बड़ा ही है। अब इसके अंदर से भी अगर आपने Cl निकाल दिया, हाँ आपके पास इतना जो बड़ा है ये भी अच्छा खासा बड़ा है, तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? अगर हमने इसको उठा के इधर लगा दिया तो हमारे पास बताऊँ क्या होगा? हमारे स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। वी वुडंट इवन हैव इनफ स्पेस टू अकोमोडेट मिथाइल ग्रुप इटसेल्फ। हमारे पास बेसिकली क्या होगा? CH3, देखिए ये हमारे पास बेंजीन करेंगे, यहाँ पे हमने लिया और हमने यहाँ पे लगा दिया COCH3। बेटा ये देख रहे हो, हमारे पास केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है मतलब कि मॉलिक्यूल इज़ अनस्टेबल, मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो मतलब वो उधर रह नहीं सकता। सही, इट कैन नॉट स्टे देयर फिर।
तो उस वजह से ना वी कैन नॉट प्लेस इट, अगर हम लोग इधर रखेंगे ना तो इधर हमारे पास क्या होगा, देयर वुड बी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, देयर वुड बी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से हमारे पास ऑर्थो पे नहीं लगता, हमारे पास किस पे लगता है, पैरा पे। पैरा पे जाके देखें स्पेस कितनी ज़्यादा है, स्पेस कितनी ज़्यादा होगी, इतनी ज़्यादा स्पेस है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस लो स्टेरिक हिंड्रेंस, लो स्टेरिक हिंड्रेंस। सही है, लो स्टेरिक हिंड्रेंस है, सही है। तो समझ में आया आपको, समझ में आया आपको या नहीं? बिकॉज हमारे पास ये देखो ये कितना बड़ा है, ये हमारे पास इट इज़ अ लार्ज एसाइल ग्रुप, वेरी लार्ज एसाइल ग्रुप, तो ये बहुत सारी स्पेस ले लेगा, हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, मॉलिक्यूलर अनस्टेबल होगा एंड हमारे पास कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो वी ओनली फॉर्म व्हाट इज दिस कॉल्ड, व्हाट इज दिस मॉलिक्यूल फॉर्म, हमें ये तो पता, किसी ने बताया नहीं क्या है ये, है इट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स कॉल्ड पी पैरामिथाइल एसिटोफिनोन, पैरामिथाइल एसिटोफिनोन। सही है, समझ में आया? तो हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर एसाइलेशन ऑफ टोल्यूइन के अंदर हमारे पास ओनली पैरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ओनली पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ओनली पैरा प्रोडक्ट इज फॉर्म। सही ना? एंड जस्ट नो कि हमारे पास ये जो पैरा पोजिशन जो है, बच्चों को अभी भी भूल गए होंगे, हमारे पास फर्देस्ट स्पॉट होता है, फर्देस्ट स्पॉट, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है। सही, दिस द रीज़न हमारे पास लो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ऑलराइट, अच्छा, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर रिएक्शन विच इज़ द प्रिपरेशन ऑफ पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होती है? पॉलीसब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है? सर अब क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, लेक्चर को ख़त्म कर, इतनी देर हो चुकी है, घंटे होने वाले हैं हमें बैठे हुए। समझाता हूँ बेटा, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में हमारे पास तब बनता है, हमारे पास पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज व्हेन, क्या कहते हैं, इट इज़ व्हेन द बेंजीन के अंदर जो हाइड्रोजन आइटम्स है दे आर सब्स्टिट्यूटेड बाय 1 or more इलेक्ट्रोफाइल्स। सही है ना, 2 or more इलेक्ट्रोफाइल्स, सॉरी, इट इज़ 2 or more, हमारे पास H आइटम्स हमारे पास रिप्लेस हो गए होते हैं इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट से। सही है ना? अच्छा, जब ये अरेंज हो जाते हैं तो हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वी नीड टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ डायरेक्टर, the already attached electrophile is। सही है ना? अब हमने 2 से ज़्यादा की बात करी ना, तो एक पहला तो लग गया। सही है ना? तो वो जो पहला लग गया है ना, अब हमें ख्याल रखना है कि ऑर्थो डायरेक्टर है, पैरा डायरेक्टर, क्योंकि अब जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना, वो जब लग जाएगा आके हमारे पास बेंजीन के साथ, तो हमारे पास वो बेंजीन जो है इट वुड बी कॉल्ड पॉलीसब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि 2 से ज़्यादा वो लग गए हैं ना। तो हमें याद रखना है कि वो जब जहाँ लगेगा ना, जो सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है, उसका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट के लिए हमें उसको याद रखना है कि वो कौन सा, पहला जो हमें ऑलरेडी लगा हुआ है वो कौन सा डायरेक्टर है, ऑर्थो, पैरा है, मेटा है, क्या है। सही है ना? हमें उसे याद रखना होगा। सो वी हैव 3 रिएक्शंस फॉर दिस, क्या कहते हैं, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए। वन इज़ द प्रिपरेशन ऑफ TNT, सेकंड इज प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोटोलिन एंड द लास्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्थो, पैरा, नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सही है ना? कुछ भी समझ नहीं आया, अभी समझाता हूँ। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ TNT। व्हाट इज़ TNT? TNT की फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोलुइन। सर ये क्या है बेटा? आपने कार्टून वगैरह देखे हैं? एंग्री बर्ड खेला है? एंग्री बर्ड के अंदर आप जब शूट करते हैं तो यहाँ पे पिक्स बैठे होते हैं, उनके नीचे देर आर TNTs। सही है, TNTs रखे होते हैं उनके पास। जैसे ही TNTs पे आके बर्ड लग जाती है तो एकदम से फटाक हो जाता है। सही है, ह्यूज एक्सप्लोजन। सो वी बेसिकली TNT को हम किस वजह से बनाते हैं? बिकॉज इट इज़ यूज एज एन एक्सप्लोसिव, धमाके करने के लिए। So this is a very explosive. This is an explosive used in, क्या कहते हैं, mortal combats वगैरह इस तरह के। तो इसको बनाने के लिए there are 2 steps that we use। सही है ना? The preparation consists of 2 steps। Alright, so step 1 जो है इसके अंदर हमारे पास है, step 1 is alkylation, Friedel-Crafts alkylation bro, Friedel-Crafts alkylation के अंदर हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं? What reagent do we use? पेन नहीं मिल रहा है मुझे, पेन किधर गया? ये रहा पेन। कौन सा हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करते थे? CH3Cl सर। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं? AlCl3 सर। तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग। हमने इसके साथ रिएक्शन करा दिया CH3 क्लोरोमीथेन के साथ रिएक्शन करा दिया। तो हमारे पास क्या हुआ? CH3 इधर आके लग गया, CH3 इधर आके लग गया, हमारे पास HCl रिमूव हो गया।
अब मैंने क्या बोला था, कीप इन माइंड द टाइप ऑफ डायरेक्टर द ऑलरेडी अटैच इलेक्ट्रोफाइल इज। हमारे पास CH3 इधर आके लग गया है। CH3 क्या है, मेटा डायरेक्टर है ना, मेटा डायरेक्टर है ना, नहीं, इट इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। सॉरी फॉर दैट मेसी सॉर्ट ऑफ ड्रिबल, सही ना, इट इज़ एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो अब जब ये रिएक्शन करेगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे लाके लगेगा, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आके लगेगा, सही है ना, इट वुड कनेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अच्छा सही है, सो वी हैव टॉलुइन है, टॉलुइन बन गया हमारे पास, दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज टॉलुइन, सही है ना। और हमने इसके रिएक्शन के लिए प्रेजेंस में हमने क्या इस्तेमाल करा, AlCl। अच्छा, अब हमने टॉलुइन की क्या कराना है, अब हमें सेकंड स्टेप में हमें टॉलुइन की करानी है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के लिए हमने क्या रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इस्तेमाल करते हैं, सही है ना, कॉन्सेंट्रेटेड। एंड कैटल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अच्छा सही है, तो हम लोग नाइट्रेशन के लिए वी विल यूज़ HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, सही है। अच्छा, अब हम जब इसका रिएक्शन लगाएंगे ना ट्राई नाइट्रोटोलिन बनाने के लिए, हम लोग जब टोलिन का रिएक्शन करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, देन वी वुड यूज़ सम हीट। अच्छा, अब हम हीट क्यों दे रहे हैं, वाई आर वी गिविंग हीट, जब हम हीट देंगे ना तो हमें एक नया मॉलिक्यूल, हमारे पास 2 ऑर्थोपैरा के मॉलिक्यूल्स ही बनेंगे, हमारे पास एक ही बन जाएगा। जब हम हाई हीट प्रोवाइड करते हैं, हाई हीट कंडीशंस जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो नाइट्रो ग्रुप्स जो होंगे वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में जाके फिल नहीं होंगे, दे विल फिल ऑल द स्पॉट्स एंड इन वन सिंगल मॉलिक्यूल, एक ही सिंगल मॉलिक्यूल में वो सारे जाके स्पॉट्स फिल करेंगे। दैट्स वाई यू आर सीइंग कि मैंने 2 बेंजीन के रिंग्स ही बनाए हुए, ये देखें यहाँ पे बस CH3 लगा हुआ है। व्हाट बेसिकली हैपेंस इज नाइट्रो ग्रुप्स अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशंस, पैरा पोजिशन एंड ऑर्थो पोजिशन नंबर 2, सही है ना, इधर अटैक कर दिया इन्होंने। तो ये हमारे पास है ट्राई नाइट्रोटोलिन, और साथ में हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाते हैं, नाइट्रेशन हो, ये क्योंकि सही है ना। तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट, दिस इज़ अ TNT। TNT की फुल फॉर्म, इसका कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है 2,4,6, देखो ना, ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन। समझ में आई बात। और हमारे पास ये, मुझे बताओ कि नाइट्रो ग्रुप जो है एक ही मॉलिक्यूल में आके क्यों लग गया, बिकॉज हाई हीट कंडीशन फिल ऑल द स्पॉट्स, हाई हीट कंडीशन फिल्स ऑल द स्पॉट्स, सही है। अच्छा, ये हमारे पास हो गई TNT की प्रेपरेशन। नाउ विल मूव ऑन टू द प्रिपरेशन ऑफ M नाइट्रोटोलिन। अच्छा, अब ये थोड़ी ज़्यादा आसान है, देन अब मैं TNT आप लोगों ने अगर समझ लिया ना तो ये आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी, बिकॉज इसका एक मैं बहुत सिंपल सा बच्चों को बताता हूँ। मेरे बच्चों, ये है हमारे पास ऑपोजिट ऑफ प्रेपरेशन ऑफ TNT। TNT की जो प्रिपरेशन करती है उसको उल्टा कर दो, बिल्कुल उसको उल्टा कर दो। आप पहले नाइट्रेशन करा दो और उसके बाद एल्काइलेशन करा दो। उसके अंदर हमने TNT की फॉर्मेशन के अंदर पहले एल्काइलेशन कराई, फिर नाइट्रेशन कराई, इसके अंदर हम लोग पहले नाइट्रेशन कराएंगे और इसके बाद हम लोग एल्काइलेशन करा देंगे, सही है। तो इसके अंदर हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट्रेशन हम लोग कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, और हम लोग कौन सा क्या कहते हैं कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, H2SO4। चलो रिएक्शन करते हैं, ये बेंजीन है हमारे पास, दिस इज़ बेंजीन, हमने इसका रिएक्शन करा दिया HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड, सही है। हमारे पास आ गया, हमारे पास यहाँ पे आके लग गया NO2, हमारे पास आके लग गया नाइट्रोबेंजीन, दिस इज़ कॉल्ड नाइट्रोबेंजीन। और हमारे पास साथ में हमारे पास एक और चीज़ बन गई, एक वो है वाटर मॉलिक्यूल, अच्छा सॉरी, दिस वाज H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एज वेल, सो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन गई। अच्छा, अब हमारे पास जो है एक नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूल बन गया, अब हमने इसका क्या कराना है, इसका हमें करानी है
एल्काइलेशन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है? रिएजेंट हम लोग कौन सा इस्तेमाल करते हैं एल्काइलेशन के लिए? हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं CH3Cl क्लोरोमीथेन, एंड कैटलिस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं AlCl3 AlCl3। वेट अ सेकेंड, सही है। अच्छा, इधर NO2 मैं ब्लू कलर से लिख देता हूँ। सही है। नाइट्रोबेंजीन में हमने रिएक्शन करा दिया, हमने किसके साथ? CH3Cl के साथ। तो हमारे पास अब हमें आपको या मैंने क्या बोला था, वी नीड टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ डायरेक्टर द ऑलरेडी अटैच इलेक्ट्रोफाइल इज। कौन सा डायरेक्टर है? हमारे पास NO2 लगा हुआ है। व्हाट इज NO2? NO2 इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। नो, इट इज़ अ मेटा डायरेक्टर। प्लीज़ यार आप लोग थोड़ा खोल के पढ़े आंखें, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। आपको लोगों को रट्टा अगर मारने का शौक है, रट्टा ही मार ले भाई। दिस एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, सही है। दिस इज मेटा डायरेक्टर, सही ना? मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है, मेटा डायरेक्टर है। कभी कभी मेरी जबान से भी गलत निकल जाता है, आई एम रियली रियली सॉरी, सही है ना? दिस इज मेटा डायरेक्टर। अच्छा, अब हमारे पास जो है CH3Cl में से CH3 जब अटैक करेगा तो ये कहाँ आएगा? दिस वुड कम ऑन अ मेटा पोजिशन, दिस वुड कम ऑन अ मेटा पोजिशन हेयर, एंड यहाँ पे हमारे पास NO2 लग जाएगा। तो अब अगर हमारे पास मेटा पोजिशन में लगा है, व्हाट वुड वी कॉल इट? वी वुड कॉल इट M नाइट्रोटोलुइन। सिंपल, बहुत ही सिंपल है यार, समझ में आई? पहले नाइट्रेशन करा दी, फिर एल्काइलेशन करा दी। TNT में हमने पहले एल्काइलेशन करा दी, फिर नाइट्रेशन करा दी। सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? बहुत ही सिंपल है यार। और समझाने की चीज़ क्या है इसके अंदर, मुझे बताओ तो यार, कोई बताए यार इसके अंदर समझाने की और चीज़ क्या है, बताएं। लाइक there's nothing हार्ड इन दिस। चलो नाउ मैं आपको समझ में आ गया, बहुत थक चुके हैं मेरे बच्चे भाई, आप लोग सब 2 घंटे होने वाले हैं, ऑलमोस्ट 2 आवर्स का लेक्चर है ये। सो लेट्स डिस्कस एवरीथिंग। कुछ चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, सब कुछ ही कवर करें हम लोग इसके अंदर। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ आवर लास्ट सब्सटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्थो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। सर ये क्या लिख दिया आपने? व्हाट इज़ दिस कंपाउंड? इतना लंबा नाम बेटा, ये दो कंपाउंड है, मैंने उनको लाइक मिक्स करके लिख दिया। अच्छा, इसके अंदर जो है ना, इसकी फॉर्मेशन प्रिपरेशन के लिए वी डिस्कस 3 स्टेप्स। हाँ, बस 3 स्टेप्स हैं, वी डू 3 स्टेप्स, सही है ना? 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 इज सिंपल हमारे पास TNT की जैसे फॉर्मेशन हुई है वही वाले स्टेप्स है, नाम वही है लेकिन थोड़ा मैकेनिज्म डिफरेंट है। मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट है, जैसे नाइट्रेशन के अंदर इसका सब एक ही रिंग में आके लग गए थे ना, इसके अंदर डिफरेंशिएट होंगे, ऑर्थो अलग लगेगा, पैरा अलग लगेगा नाइट्रेशन की वाले इसमें। तो लेट्स गो। पहले स्टेप 1 में हमारे पास होगी एल्काइलेशन के लिए रिएजेंट क्या होता है? अब तो आप लोगों को याद होना चाहिए, पूरा लेक्चर इतना टाइम आपने स्पेंड कराया है ना, इससे कि आप पूरे 2 लेक्चर का जो 2 घंटे का जो लेक्चर है वो आप लोग नॉर्मल स्पीड से सुने एंड थोड़ा टाइम दे, क्योंकि अगर आपने अभी ये समझ लिया ना, आपको वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आप लोग नोट्स की तरफ टेंशन ही नहीं लें, सही है? नोट्स मैं आपको अपलोड कर दूंगा, सही है ना? नोट्स वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं, आप उधर जाकर देख लीजिएगा एंड यू गाइस डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, सही ना? दिस इज़ माई मिशन बेसिकली। मैं चाहता हूँ आपको हर कोई बिल्कुल मुफ्त में पढ़े। आई शुडंट गो थ्रू द डिफिकल्टीज आई हैड टू गो थ्रू, क्योंकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर इतनी मुश्किल से मैं समझा था, मुझे आज तक समझ नहीं आया था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव अंडरस्टूड, एंड अब आप लोग पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग इसकी एडवांटेज ले, ऑलराइट? समझ में आई बात? अच्छा, AlCl3 हमने इस्तेमाल करा, हमने क्या कहते हैं रिएक्शन करा है बेंजीन का CH3Cl के साथ, एल्काइलेशन हुई, हमारे पास क्या बन गया? टोलुइन बन गया हमारे पास भाई। क्या बन गया? टोलुइन बन गया। नाउ व्हाट इज टोलुइन? वी हैव टू कीप इन माइंड द टाइप ऑफ डायरेक्टर द ऑलरेडी अटैच्ड इलेक्ट्रोफाइल इज। पूरा याद, मुझे भी रट्टा पड़ चुका है, आई डिड नॉट इवन मेमोराइज माई ओन नोट्स, लेकिन अब मुझे पड़ चुका है। सो दैट इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो हमारे पास टोलुइन एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, सो वी कैन राइट दैट इट इज़ अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। क्या है? टोलुइन। और टोलुइन के साथ हमारे पास एक और चीज़ निकलती है, और क्या निकलता है हमारे पास? एक हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल निकलता है। अच्छा, हमारे पास आगे टोलुइन। व्हाट डिड वी गेट? वी गॉट टोलुइन। सही टोलुइन की अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी नाइट्रेशन करा देनी है। नाइट्रेशन के लिए क्या कंडीशन थी? अब तो आपको रिएजेंट सब कुछ याद हो जाना चाहिए, रिएजेंट वगैरह सबको याद हो जाना चाहिए। रिएजेंट हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्या इस्तेमाल करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। प्लीज़ याद कर लो यार, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो चुकी है अब। और कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, सही है ना? अच्छा, अब हम इसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दिया हमने, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, और हमने इसका क्या किसके साथ रिएक्शन करा दिया? H2SO4 के साथ, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। अब हमारे पास क्या होगा? CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है,
क्या है, एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो हमारे पास जो है यहाँ पे CH3 पहले लगा देते हैं, ये टॉलुइन है, ये भी टॉलुइन है, और साथ में वैसे हमारे पास 2 वाटर के मॉलिक्यूल यूज थे, वो तो हमें वैसे ही पता है, सही है ना। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे ऑर्थो, और सॉरी यहाँ पे नहीं था, ये मेटाबॉलिज्म थी, ये ऑर्थो यहाँ पे है, ऑर्थो यहाँ पे लग गया एंड पैरा यहाँ पे लग गया NO2। सो व्हाट इज़ दिस ओ नाइट्रोटोलुइन। हमारे एम नाइट्रोटोलुइन भी बनाया, मैंने आपको बनाना सिखा दिया। क्या कहते हैं, ओ पी नाइट्रोटोलुइन भी बनाना सिखा दिया, एंड मेटा नाइट्रोटोलुइन भी आपको बनाना मैंने सब सिखा दिया, सही है। सारे सारे नाइट्रोटोलुइन आपको पता चलेगा किस तरह बनते हैं, एंड दिस कॉल्ड पी नाइट्रोटोलुइन। अच्छा, अब हमारे पास बिल्कुल लास्ट टॉपिक आ गया है हमारे पास, विच इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन, सही है ना। अब हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, इसके बाद हमारा वैसे लेक्चर खत्म है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों की छुट्टी होने वाली है। ऑक्सीडेशन में हम लोग रिएजेंट क्या इस्तेमाल करते हैं, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बट यू गाइस नीड टू, अब इसको याद, ये रटने वाली चीज़ है। इसके लिए हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डू वी यूज़, नेसेंट ऑक्सीजन। ये हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन होते हैं, जो 2 बैक्ट डाले मैंने इसके अंदर नेसेंट, ये दी से प्रेजेंट नेसेंट। और हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, या फिर रिएजेंट आप कह लें, वो रिएजेंट कह रहा हूँ, कैटलिस्ट ही, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम मैग्नेट 4, सही ना, KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट 4। तो इधर भी लिख देते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ था, व्हाट डिड वी गेट इन ओ नाइट्रोटोलुइन एंड अ पी नाइट्रोटोलुइन, सॉरी पी नाइट्रोटोलुइन है ना, ओ नाइट्रोटोलुइन। हमने इनका रिएक्शन करा दिया नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, मैं रिएक्शन करा दिया, हमारे पास बन गया। अच्छा, अब मैं इससे आगे रिएक्शन नहीं बढ़ाऊंगा, पहले आप लोगों को समझना होगा। अच्छा, लेट मी राइट दिस इज़ अ नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, अब मैं इससे आगे रिएक्शन तभी कराऊंगा जब आपको लॉजिक समझ में आएगी। अभी छुट्टी नहीं होने वाली, आपको लॉजिक समझनी होगी पहले, फिर आप लोग जा सकते हैं घर वापस से, घर में ही है, मतलब घर से ही पढ़ना है, बट यू गाइस कैन लीव द लेक्चर एंड डू व्हाटएवर यू गाइस वांट टू डू, सही है ना। अच्छा जी, CH3 जो है हमारे पास, दिस इज CH3, सही है। टॉलुइन के ऊपर जो मिथाइल ग्रुप लगा है, दिस इज CH3। इसकी अगर हमने ऑक्सीडेशन करा दी तो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप क्यों बन रहा है, हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बन जाएगा। और लेकिन ये क्यों बन रहा है ये बेसिकली, अब आप लोग समझे। इसके अंदर हमारे पास जो है CH3 जो है ना, इसके अंदर हमारे पास है एक CH बॉन्ड। ये CH बॉन्ड जो है कन्वर्ट हो रहा है एक C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड वाला, सही है ना। अच्छा, अब ये जब इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, देन देयर इज हमारे पास इंटरमीडिएट, इसके बीच में हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या होता है हमारे पास, या तो एक एल्डिहाइड बन जाता है, या तो एक कीटोन बनता है। अब ये एल्डिहाइड बनता है या फिर अल्कोहल बनता है, सॉरी। अब ये एल्डिहाइड या अल्कोहल जो होते हैं ना, ये बहुत ही हमारे पास होते हैं अनस्टेबल। व्हाट आर दीज आर अनस्टेबल, सो दे कन्वर्ट टू द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्टेट। अब वो जो मोस्ट ऑक्सीडाइज स्टेबल स्टेट जो होती है, द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडाइज स्टेट जो होती है, दैट इज कार्बोक्सिल ग्रुप, सही ना। सो दे बेसिकली कन्वर्ट इनटू द मोस्ट स्टेबल oxidized state, which is a carboxyl group, most stable oxidized state। क्यों, क्योंकि these aldehyde and alcohol जो इंटरमीडिएट बनते हैं, these are unstable oxidized state, सही है ना, अनस्टेबल। अच्छा, तो जब ये COH में कन्वर्ट हो जाता है तो how would it look like, it would look like this। यहाँ पे हमारे COH लग गया, एंड हमारे पास नाइट्रो जो है, यहाँ पे भी हमारे पास COH लग गया, CH3 कन्वर्ट्स इनटू COOH, और हमारे पास यहाँ पे जो है हमारे पास NO2 लगे रह गया, सही। NO2 जहाँ पे जैसे पहले लगा हुआ था वैसे ही लगेगा, NO2। व्हाट इज फॉर्म्ड, व्हाट इज दिस प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड O नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अच्छा, और ये वाला क्या है, व्हाट इज दिस, ये जो साइड में बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड P नाइट्रोबेंजोइक एसिड, सही है ना। अच्छा, अभी भी छुट्टी नहीं हुई, लास्ट थिंग, जस्ट वन लास्ट थिंग, हमारे पास जो NO2 है वो ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, दिस जो हमारे पास NO2 लगा हुआ है, वाई इज NO2 नॉट ऑक्सीडाइज्ड, NO2 ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हुआ, नॉट ऑक्सीडाइज्ड ना। अब अगर आपको याद करना है याद कर ले, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट
अगर आपको कॉन्सेप्ट इसलिए में चाहिए ना एमडी कैट के लिए, अगर आपको आसानी चाहिए तो आपको इसको होना चाहिए. इट इज़ बिकॉज NO2 जो है ना, इट इज़ ऑलरेडी इन अ हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट. ये ऑलरेडी बहुत हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट है. किस तरह सर, हाउ, कैसे ऑक्सीडाइज स्टेट में कैसे है बेटा, आपको पता होना चाहिए. इफ़ यू गाइस हैव स्टडीड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह सबका, तो आपको पता होना चाहिए. बिकॉज NO2 का स्ट्रक्चर तो देखिए सर, दिस NO2 दो ऑक्सीजन के बॉन्ड्स के बाद ऑलरेडी बना हुआ है. तो हमारे पास क्या है, इट इज़ बॉन्डेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स. दैट्स वाई इट इज़ ऑलरेडी इन अ हाईली ऑक्सीडाइज स्टेट. सही, इट इज़ बॉन्डेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स. दैट्स वाई टू ऑक्सीजन एटम्स. ख़त्म, लेक्चर हो गया ख़त्म. अल्लाह हाफिज़ गाइस. आई होप यू गाइस रियली अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड मैं आपसे बाद में मिलूँगा इन एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस एंड MCQ सेक्शन, जिसके अंदर वी विल डिस्कस द पॉसिबल क्वेश्चन जो हमारे पास एग्जाम में आ सकते हैं. सही है, तो आई होप यू गाइस रियली अंडरस्टूड दिस लेक्चर, एंड फी अमान अल्लाह हाफिज़. आवर चैप्टर इज कंप्लीट. यू गाइस कैन गो टू स्लीप. अल्लाह हाफिज़.